इनकी वेबिनार जब भी सेमिनार होती है, आई थिंक ही इज द मोस्ट, मतलब जिनका एक्सप्लेनेशन कोई भी बात को समझाने का, आई फाइंड इन द बेस्ट स्पीकर जितने ही मैंने स्पीकर सुने हैं जीएसटी के ऊपर, बिकॉज जो समझाने का तरीका है इनका बहुत ही अद्भुत है। तो हमारे साथ है सर, और जीएसटी अमेंडमेंट जो कि जुलाई में आए हैं, काफी सारे अमेंडमेंट्स आए थे, तो उसी के ऊपर आज की चर्चा होगी हमारी। तो बाकी सभी मेंबर जो आज प्रेजेंट है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी आज संडे जैसे अवकाश वाले दिन आप सभी आए और वेबिनार को ज्वाइन किया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित जी। मैं आज के भरतपुर ब्रांच के चेयरमैन श्री राकेश गुप्ता जी का भी इस वेबिनार में वेलकम करता हूँ। श्री राकेश गुप्ता जी, अमित जी एक बार अनम्यूट कर दीजिए राकेश गुप्ता जी को। श्री राकेश गुप्ता जी। थैंक यू अंकुर जी। आज की सेमिनार अलवर एवं भरतपुर ब्रांच के तत्वाधान में श्री अंकित सोमानी जी द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा, जिसके कि जीएसटी पे जो भी अमेंडमेंट हुए हम ज्यादा समय ना लेते हुए उनकी बात सुने। ओके, थैंक यू राकेश जी। अब मैं मोस्ट वेलकम करना चाहता हूँ आज के स्पीकर श्री अंकित सोमानी जी का। तो जैसे कि अमित जी अनम्यूट कुछ और लोगों को भी कर दीजिए। जी हेलो, एक मिनट सर। हाँ हेलो, उनकी हैसियत थी वो जो अमित जी ने बता दिया है, पर मैं छोटी सी जो संक्षिप्त परिचय जो उनकी सीएस की डिग्री और उनके एक्सपीरियंस के बारे में है, मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। सी अंकित सोमानी जी, आप रीजनल काउंसिल मेंबर ऑफ आईसीआई हैं और राजस्थान में उनके 3 ऑफिसेज हैं प्रैक्टिसिंग। आप स्पेशल इनवाइटी ऑफ जीएसटी एंड टैक्स कमेटी ऑफ आईसीआई एट पैन इंडिया लेवल पर अपॉइंटेड हुए थे। आप चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑफ फॉर मेंबर्स इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस हैं। इसके अलावा आप कई कमेटी में भी अमित जी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही सर, बिल्कुल आ रही, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, आप अंकित जी कई कमेटी में मेंबर्स भी हैं, मेंबर्स ऑफ कमेटी फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस, इंटरनल ऑडिट कमेटी, एडिटोरियल कमेटी, इंटरनेशनल टैक्सेशन कमेटी, CSR कमेटी, पब्लिक रिलेशन कमेटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ CIRC। तो बहुत सारी कमेटी में अंकित सोमानी जी मेंबर्स हैं। और इसके अलावा मैं इनकी डिग्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपने CA फाउंडेशन में 32 रैंक्स CA P1 और CA इंटर P2 में 43 रैंक्स और CS फाउंडेशन भी आपने कंप्लीट किया, उसमें 20 रैंक्स, CS फाइनल में 14 रैंक। तो जोरदार तालियां अंकित सोमानी जी के लिए मैं चाहूंगा सभी लोग करें। और आप सिल्वर मॉडल अवार्डेड भी हैं इन CS फॉर सिक्योरिंग हाईएस्ट मार्क्स ऑन ऑल इंडिया बेसिस इन एडवांस कंपनी लॉ इन CS फाइनल। 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन CA फाउंडेशन में आपने अचीव किया। अवार्डेड बाय CBSE फॉर 99% मार्क्स इन अकाउंटेंसी। आप रेगुलर स्पीकर भी हैं CS में। आप रेगुलर बेसिस पे जीएसटी, इनकम टैक्स, बेनामी प्रॉपर्टीज एंड कॉर्पोरेट लॉ पर स्पीकर रेगुलर बेसिस पे बने रहते हैं। आप आईसीआई नेशनल जीएसटी कॉन्फ्रेंस इंदौर में आपने हेल्ड करी थी। उसके बाद आपने आईसीआई नेशनल कॉन्फ्रेंस जबलपुर में हेल्ड करी थी। आईसीआई नेशनल कॉन्फ्रेंस जॉइंटली होस्टेड बाय 5 ब्रांचेस ऑफ राजस्थान आप द्वारा की गई। नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर हेल्ड एट इंदौर, titled as राजस्थान श्री on the occasion of राजस्थान स्थापना दिवस। तो राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर आपको राजस्थान श्री से भी नवाजा गया है। तो मैं इसके लिए बहुत तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अंकित सोमानी जी, स्पीकर आपके हाथ में है, तो हम चाहेंगे कि आप शब्दों के साथ अपना आज का स्टडी सर्कल स्टार्ट करें। अंकित सोमानी जी।
Thank you, sir. Thank you for such a nice welcome, sir. At the outset, I would like to congratulate both the branches, Alwar branch, Bharatpur branch, जिन लोगों ने मुझे ये opportunity दी so that I can interact with members, and definitely it is a great platform. I would like to sincerely pay my regards to Ankur Khandelwal ji जो आज का session moderate कर रहे हैं, अमित अग्रवाल जी, राकेश गुप्ता जी, respective chairman of the branches, and then Pushp Palawat ji and Ankur Khandelwal ji, respective secretaries, especially even Rajesh Kumar ji and all the managing committee members. हमारे साथ कई सारे सीनियर्स भी जुड़े हुए हैं और मैं कई सारे मेंबर्स को देख पा रहा हूँ जो केवल इन 2 ब्रांचेस के ही नहीं है, कहीं और भी दूसरी ब्रांचेस के हैं. सो माय सिंसियर रिगार्ड टू ऑल ऑफ देम. आज का सेशन मुझे बोला गया कि आपको ये जीएसटी के अमेंडमेंट्स के लिए करना है. फिर धीरे से एक आवाज और आई कि आप हो सके तो थोड़ा सा क्लॉज 44 में भी इशारा कर दीजिएगा. तो मैं जितना भी हो पाएगा वो पूरा कवर करने का प्रयास करूंगा. आई स्ट्रांगली बिलीव शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज 44 है, तो उसके लिए सिर्फ 5 मिनट मैं देना चाहूंगा. 5 मिनट के अंदर वो बात अपन क्लॉज 44 की खत्म करेंगे, 3CD वाली. चलिए टू स्टार्ट विद मैं आपके सामने एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं सो दैट आप सभी को वो क्लॉज 44 एकदम क्लैरिटी से दिख जाए. आई बिलीव माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. बिल्कुल सर, है ना? ओके ठीक है. मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ इन केस. फाइन. तो बाकी सब तो क्लॉजेस जो हैं आपके पास टैक्स ऑडिट के अंदर वो वैसे ही हैं जैसे हम आज तक करते आए हैं. लेकिन ये टैक्स ऑडिट का क्लॉज 44 जो इस बार के ऑडिट से हमें ध्यान रखना है, क्या क्या खास बातें हमें ध्यान रखनी है, किस तरीके से हमें इसे डील करना है, जरा बहुत ध्यान सुनिएगा. कुछ इंपॉर्टेंट बातें. देखिए पहली बात तो ये कि क्लॉज 44 का इंट्रोडक्शन सबसे पहले 20 अगस्त 2018 में हो गया था. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. और शुरुआत में ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने इसको डेफर कर दिया कुछ सालों के लिए. शुरुआत में डेफर कर दिया, फिर 1 साल और डेफर कर दिया, फिर 1 साल और डेफर कर दिया. और कहीं ना कहीं आप मेरी बात से वाकिफ होंगे कि कुछ हद तक गवर्नमेंट इस तरह का एक रवैया अपना रही है, इस तरह की एक पॉलिसी उन्होंने अपना ली है कि शुरुआत में कोई भी प्रोविजन लाए हम उसके लिए हल्ला मचा रहे हैं. हम मतलब इंडस्ट्री एट लार्ज या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट लार्ज अगर उसके लिए कोई हल्ला मच भी रहा है तो भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वो इस तरीके से हो जाता है कि नहीं अभी तो आपके पास अप्लाई ही कहाँ हो रहा है. ये आप समझ रहे हैं, अभी तो ये अप्लाई हुआ ही नहीं है. और फिर धीरे से जैसे ये इनिशियली डेफर होते कोविड में भी 2 साल और डेफर हो गया. आखिरी ये 31 मार्च 2022 तक डेफर हुआ. उसके बाद ये फर्दर डेफर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया. आप समझ रहे हैं. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है समझने की वो ये कि ये क्लॉज 44 डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, राइट. और ये जो नीचे आप कुछ सीरियल नंबर के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 तक देख रहे हैं, बहुत ध्यान से सोचिएगा. मैं इनके नाम भी पढ़ूंगा, हर एक के अंदर आपको बताऊंगा भी कैसे क्या लिखना है, किस तरीके से आपको शो करना है. जरा गौर करिएगा. सीरियल नंबर 1 2 3 4 तो आ ही जाएंगे. मैं भी इस पे गौर करूंगा कि आपको डालना है, कैसे डालना है. सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है वो देखिए जरा. टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें. टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर. Now, what does this term expenditure mean? Here the term expenditure would cover revenue expenditure as well as capital expenditure. पहली बात तो ये, राइट. हम में से कई सारे मेंबर्स का ये भी मानना है कि भाई पर्सनल चैट पर एक क्वेश्चन आए. आप देखिए आप आराम से बिल्कुल बेझिझक नॉर्मल चैट पर एक क्वेश्चन पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक पर्सनल चैट पर क्वेश्चन आया, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि क्या ये इस बार की 3CD के लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें 31 मार्च 22 तक तो एप्लीकेबिलिटी के लिए मना कर दिया था. तो टू माय अंडरस्टैंडिंग ये कुछ इस तरीके से है कि 31 मार्च 2022 के बाद अगर आप कोई टैक्स ऑडिट साइन कर रहे हैं उन सभी टैक्स ऑडिट के लिए ये एप्लीकेबल है. सो क्लॉज 44 तो हमारे लिए अप्लाई हो ही रहा है. एनीवेज यहां पर लिखा है सेकंड पॉइंट के लिए, सेकंड कॉलम में, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. और ये इस तरह का बाइफर्केशन जो हमें देने की है ये टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बोल रहा है कॉलम नंबर 2 में. तो हमें ये टेबल एक्सपेंडिचर वाइज बनानी है या टोटलिटी में बनानी है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. आएंगे इस बात पर भी अपन.
तीसरा जो आपके पास मेजर है उसमें अपने आप में 4 आपको कॉलम दिख रहे होंगे, कॉलम नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तीसरा हेडिंग है एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और उसमें 3 कैटेगरी इनने बताई। पहली कैटेगरी रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, दूसरी कैटेगरी है रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलिंग अंडर कंपोजिशन स्कीम, तीसरी कैटेगरी रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज। ये 3 अलग अलग कैटेगरीज है। मतलब पहला क्या हुआ कि एग्जेम्प्टेड से आपके कितना एक्सपेंडिचर ऐसा है जो आपने जो आपके पास कुछ ऐसे एसएससी से है, कुछ ऐसे मतलब कोई ऐसे कौन से खर्चे हैं आपके पास जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं, और वो आपने जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर से इनवर्ड सप्लाई हुई है आपकी। दूसरी कैटेगरी है कि कंपोजिशन वालों से आपकी कितनी इनवर्ड सप्लाई है, और तीसरा नॉर्मल रजिस्टर्ड हो गई। अदर रजिस्टर्ड का मतलब हो गया ये नॉर्मल रजिस्टर्ड एसएससी हो गए। 6 जो कॉलम है वो टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटीज है। अब जरा आप एक बात और गौर करिए, एक तो हमेशा के लिए ही ये आप फिक्स मान लीजिए, गौर से सुनिएगा, ये आप हमेशा के लिए फिक्स मान लीजिए कि कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7 का टोटल ऑटोमेटिकली 2 हो रहा है। कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7 का टोटल ऑटोमेटिकली आपके पास कॉलम नंबर 2 के बराबर हो रहा है। और इस कारण से ये मैं आपको यहां पर कहना चाहता हूं कि जो टर्मिनोलॉजी यहां पर कॉलम नंबर 6 में दी गई है टोटल पेमेंट, वो टोटल पेमेंट ना होकर टोटल एक्सपेंडिचर होता, देन इट वुड हैव बीन बेटर। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम इसे ऐसा ही पढ़ रहे हैं कि ये टोटल एक्सपेंडिचर है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, राइट। और फिर 7th नंबर का जो कॉलम है, सर प्लीज कोई अनम्यूट हो तो उन्हें म्यूट कर दें। मेरा टाइम अनम्यूट ही है सर, ओ सॉरी म्यूट है सर। हाँ ठीक है, ओके फाइन। 7 जो कॉलम है वो है आपके पास एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, राइट। तो ये वो एंटिटीज से इनवर्ड सप्लाई हुई जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब जरा आप गौर से देखिए, एक कंसेप्ट तो ये कहता है, जैसा कि हमारे आईसीआई गाइडेंस नोट में लिखा कि आपको ये टेबल टोटलिटी बेस पर भी दी जा सकती है। वहां पर जो वर्ड्स यूज्ड है वो है मे बी, आप समझ रहे हैं, वहां पर जो वर्ड्स यूज्ड हैं वो है मे बी। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर से भरना चाहते हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर से भर रहे हैं, जैसा कि मैं ऐसा मानता हूं कि शायद 95% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो सॉफ्टवेयर के थ्रू 3CD भरते हैं, तो वहां पर आगे इसमें एक 8th कॉलम और है नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर का। लेकिन वो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर आपके पास 3CD की यूटिलिटी में नहीं है। तो कहीं ना कहीं मन में एक विचार ये भी आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर लिखें भी, पर फिर भी वो आईटीआर की 3CD की यूटिलिटी में अल्टीमेटली जाकर वो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर आए ही नहीं। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्लियर कट सीए इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट में ऐसा लिख दिया कि आप ये टोटलिटी बेसिस पर भर सकते हैं। अंकुर जी आप प्लीज म्यूट रहने दें थोड़ी देर, राइट ओके। तो आपके पास सीए इंस्टीट्यूट में गाइडेंस नोट में ऐसा लिख दिया गया कि आप इसे चाहें तो टोटलिटी बेस पे भर सकते हैं। फिर भी हमारे मन में एक विचार आता है कि ये सीरियल नंबर दिया गया, ये यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया, तो सीरियल नंबर की भी कुछ सैंक्टिटी, कुछ रिलेटिवनेस होनी चाहिए। इन दैट केस इफ यू थिंक इन दैट फैशन, तो फिर आप इसे एक्सपेंडिचर वाइज भी पुट अप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। जहां पर भी हम ये बार बार वर्ड इनकर्ड की बात करते हैं, आप बहुत गौर से देखिए, जहां पर भी अपन ये बात इनकर्ड की कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर की बात अपन ने कर ली कि कैपिटल रेवेन्यू दोनों आएंगे, अब अपन बात कर रहे हैं अगर ये इनकर्ड की, तो इनकर्ड के लिए आपको इसमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग पे जाना पड़ेगा कि वो कैश बेसिस है, मर्केंटाइल बेसिस है, सेक्शन 145, 145A इनकम टैक्स एक्ट पे जाना पड़ेगा। एंड आइडियली अगर मैं आपको फैक्चुअली कहूं तो इसकी प्रिपरेशन आपको, इस क्लॉज 44 को भरने की प्रिपरेशन आपको 1 अप्रैल 2021 से, मतलब आज से 1.5 साल पहले से करनी थी। अब प्रॉब्लम ये है कि वो तो हो नहीं पाई। कम से कम इस साल से तो हम एडवाइस कर दें 1 अप्रैल 2022 के बाद जो फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है, कम से कम उसमें तो हम पुट कर दें, राइट। तो एक पॉइंट ऑफ ये भी है कि इनकर्ड का मतलब क्या। इन एनी केस जो एक मेरा बेसिक सबमिशन है वो ये
आप क्लॉज 44 में अगर कोई फिगर्स इनपुट कर भी रहे हैं तो भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए उस एक्सपेंडिचर की अलाउबिलिटी इज नॉट हैम्पर्ड। मतलब वो एक्सपेंडिचर अलाउबल है या नहीं, वो इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि आपने उस एक्सपेंडिचर को यहाँ पर रिपोर्ट किया है या नहीं रिपोर्ट किया है। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो आपने रजिस्टर्ड असेसी से इनवर्ड सप्लाई ली थी या अनरजिस्टर्ड से ली थी, या उस एक्सपेंडिचर के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं था। आप समझ रहे हैं, ये कई सारी चीजें हैं। अब गाइडेंस नोट में 2 खर्चों के बारे में स्पेसिफिकली दे रखा है। इफ आई नेम दोस 2 एक्सपेंडिचर्स, तो वो 2 एक्सपेंडिचर आपके पास है। एक तो आपको इसमें डेप्रिसिएशन का रेफरेंस नहीं डालना है, और एक उसमें बोला गया बेड डेट्स का रेफरेंस नहीं डालना है। मैं तीसरा एक एक्सपेंडिचर सैलरीज एंड वेजेस की बात करूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए बस। तो एक डेप्रिसिएशन को और बेड डेट्स को नहीं डालना है, मतलब अंडर सेक्शन 32 और अंडर सेक्शन 36.7 को नहीं डालना है, क्योंकि टू माय अंडरस्टैंडिंग वो एक्सपेंसेस नहीं है, वो आपके पास अलाउंसेस हैं, एंड हेंस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस यहां पर हम उसका रेफरेंस नहीं डालेंगे। खैर, मैं इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। जहां तक बात सैलरीज की आई, उस सैलरी के लिए भी कहा गया कि क्योंकि ये शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कवर्ड है, क्योंकि ये शेड्यूल 3 में कवर्ड है, और इस कारण से वो शेड्यूल 3 में कवर होने की वजह से ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, एंड हेंस इवन दैट मे नॉट बी रिपोर्टेड हियर। लेकिन एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो गाइडेंस नोट में कहीं लिखा हुआ नहीं है, यहां पर मुझे थोड़ा सा पार्टिसिपेशन भी आपसे चाहिएगा चैट बॉक्स के ऊपर। आप बहुत गौर से सुनिएगा। इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को हमें यहां पर शो करना चाहिए, और अगर शो करना चाहिए तो हमें इसमें से कौन से वाले कॉलम में शो करना चाहिए? मीनिंग देयर बाय, क्या हम इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को डायरेक्टली कॉलम नंबर 7 में, कॉलम नंबर 7 देखिए, कॉलम नंबर 7 एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी में शो कर सकता हूं क्या मैं ऐसे इंटरेस्ट को? या फिर इंटरेस्ट का भी मुझे बाइफरकेशन करना चाहिए, या इंटरेस्ट के ऊपर तो क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? आप प्लीज चैट बॉक्स पे रिप्लाई करें। फाइन, कुछ लोगों के आंसर आने लग गए हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई बिजनेस इंटरेस्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, कोई ट्रेड इंटरेस्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं इस एंटिटी की, कोई इंटरेस्ट टू बैंक्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये सब बिल्कुल पॉइंट्स आपके दिमाग में आना ही चाहिए। सो लेट अस क्लासिफाई दीस 2-3 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। क्या क्या उसके अंदर कवर हो जाएंगे? सपोज वो इंटरेस्ट हमने बैंक को पेमेंट करा, बैंक सारे के सारे रजिस्टर्ड है सर, बैंक 100% केस के अंदर रजिस्टर्ड है। सपोज हमने इंटरेस्ट टू पार्टनर का पेमेंट करा, इंटरेस्ट टू पार्टनर की बात हो, एक वो एस्पेक्ट है, हम उस पे आएंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है, राइट। बैंक चार्जेस को लेके क्लैरिटी एकदम, बैंक चार्जेस तो उसका आप इनपुट भी लेते हैं, प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट मतलब बैंक ओडी के ऊपर इंटरेस्ट हो या फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन हो, वो इंटरेस्ट क्योंकि बैंक रजिस्टर्ड है तो टू माय अंडरस्टैंडिंग वो आपके पास सिक्योर्ड के अंदर आने, वो आपके पास रजिस्टर्ड वाले कैटेगरी के अंदर आने चाहिए, राइट। तो वो आपको अब रजिस्टर्ड वाली कैटेगरी के अंदर आप भी जाएंगे तो भी वो कॉलम नंबर 3 में दिखाए जाने चाहिए, रिलेटिंग टू द गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। या फिर वो रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलिंग अंडर कंपोजिशन, इसमें तो है ही नहीं, रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज इसमें आना चाहिए या एग्जाम में आना चाहिए। तो टू माय अंडरस्टैंडिंग वो आपके पास रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी में आना चाहिए। इंटरेस्ट टू बैंक की अपन बात कर रहे हैं। जहां तक इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन की बात है, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो उस केस के अंदर देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये अनसिक्योर्ड लोन आपने जिससे लिया वो रजिस्टर्ड असेसी है या नहीं है। अगर वो असेसी भी अनरजिस्टर्ड है जब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो आपके पास कॉलम नंबर 7 में आ ही जाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड असेसी है तो अगेन वो पेमेंट टू मतलब एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी में ही आएगा, बट इट वुड बी अगेन शोन अंडर कॉलम नंबर 3। पेमेंट तो हो ही रहा है उसका, उसमें कोई इशू है ही नहीं। मैं थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ना चाह रहा हूं। सपोज वो अनसिक्योर्ड लोन हमने जिससे लिया हमें पता ही नहीं है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं, देन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम ऐसा ही मान लेंगे कि वो अनरजिस्टर्ड ही है। एक तीसरी कैटेगरी
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन सामान्य तौर पर पार्टनर अगर अनरजिस्टर्ड है तो वही सेम ट्रीटमेंट जो अपन ने अनसिक्योर्ड लोन का करा था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है देन देयर मे बी अ पोजीशन, देयर मे बी यूनानिमस कंसेंट ऑल्सो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स हो, सैलरी टू पार्टनर्स हो, कमीशन टू पार्टनर्स हो, ये सारे के सारे एप्रोप्रिएशन के पार्ट्स हैं, राइट। एंड हेंस आई मे नॉट बी wanting to show such expenditure in this clause, ऐसा भी माना जा सकता है। कुछ एक आध इंपॉर्टेंट बात मैं अगर इसमें और आपको आगे बढ़ूं, अगर मैं गवर्नमेंट को इंटरेस्ट चुकाता हूं, वो कैसे चुकाऊंगा सर? सपोज मैंने जीएसटी का पेमेंट लेट करा, सपोज मैंने लास्ट ईयर में इनकम टैक्स का पेमेंट लेट करा था और कुछ वो इंटरेस्ट और लगा। इनकम टैक्स में डिसअलाउड तो होता है सर, लेकिन पीएनएल का पार्ट तो हो गई, राइट। ऑन द सेम लाइंस, मतलब अगर अपन कंपनी की बात करेंगे तो वो इंटरेस्ट यहाँ पर पार्ट तो बनेगा ही, राइट। ऑन द सेम लाइंस अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट को भी अगर पे करा है तो भी क्या वो रजिस्टर्ड में आएगा जी, अनरजिस्टर्ड में आएगा? सर टू माय अंडरस्टैंडिंग वो अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी में, मतलब कॉलम नंबर 7 में आना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सपोज कोई ऐसा असेसी है, बहुत ध्यान सुनिएगा, सपोज कोई ऐसा असेसी है जो 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा है, जो 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा है, या फिर कोई ऐसा असेसी है जो एडवोकेट है और उसकी ग्रॉस रिसीट्स 44 ADA की लिमिट से बियॉन्ड है, या 44 ADA की लिमिट में भी है अगर, तो भी वो 44 ADA से कम प्रॉफिट शो कर रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन, राइट। तो अगर ऐसी कैटेगरी है, ऐसी अगर कैटेगरी आपके पास आती है, उस केस में बहुत ध्यान सुनिएगा, उस केस के अंदर क्या हमें क्लॉज 44 की रिपोर्टिंग करनी है? मैं वापस मेरा क्वेश्चन बोलता हूं, अगर आपका असेसी ऐसा है जो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, अगर आपका असेसी ऐसा है जो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, राइट, वो पूरे के पूरे एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करता है, पहली कैटेगरी, या फिर वो एडवोकेट है, भले 44 ADA को ब्रीच करके आया हो, चाहे 44 ADA की ग्रॉस रिसीट 50 लाख के बियॉन्ड उसका टर्नओवर हो, उस कारण से उसकी ऑडिट होती हो, कैसे भी केस है, मान लीजिए वो अनरजिस्टर्ड है, तो क्या उस केस में उस असेसी पर टैक्स ऑडिट का क्लॉज 44 अप्लाई होगा? प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स। ओके, कुछ लोगों का व्यू है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड असेसी है, अगर कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था, तो उसे क्लॉज 44 में रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों मैं ऐसा आपको बोल रहा हूं? क्योंकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये क्लॉज 44, ये जो क्लॉज 44 है, ये एक्सपेंडिचर रिलेटेड है। आपकी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है या नहीं, इससे कोई रिलेशन नहीं है। बट क्या ऐसे असेसी ने कोई ऐसी डिटेल मेंटेन कर रखी होगी कि कितना हमें जीएसटी वाले असेसी से आया, कितना कंपोजिशन वाले से आया, कितना रजिस्टर्ड से या अनरजिस्टर्ड से आया? सर जब उस पर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है तो उसने ऐसी कैटेगरी करी भी नहीं होगी। एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस उनके लिए तो डायरेक्टली आप क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं कि ऐसे असेसी के पास कोई भी रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड नहीं है, राइट। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आपके पास अधिकतर एसएससी वो हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड भी हैं, राइट, उनकी टैक्स ऑडिट हो रही है तो वो रजिस्टर्ड भी अपन एक बार मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। क्या उन एसएससीज के पास भी ये डिटेल 100% एक्यूरेसी से मेंटेन्ड है? क्या वो चाहे तो निकाल सकते हैं? देखिए कम से कम कॉलम नंबर 4 देखिए आप, ये तो आई बिलीव शायद ही किसी असेसी के पास 100% एक्यूरेसी से मिले। कॉलम नंबर 4 देखिए, रिलेटिंग टू एंटिटीज, कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलिंग अंडर कंपोजिशन स्कीम। मतलब ये वो हो गया कि आपने स्टेशनरी खरीदी, आपने स्टेशनरी किसी ऐसे आदमी से, ऐसे असेसी से खरीदी जो कंपोजिशन डीलर है, तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या उसका जीएसटी नंबर डाला भी होगा? आई सीरियसली डाउट सर। तो प्रैक्टिकली आपके पास ये कॉलम नंबर 4 की डिटेल आना तो बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है, राइट। एंड हेंस व्हाट आई बिलीव कि ये जो रिपोर्टिंग है
चाहे आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, चाहे आप इसमें क्वालिफिकेशन लिख रहे हो, इन एनी केस आपको 100% केसेस के अंदर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर तो लेना ही लेना है। आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना ही लेना है। जो भी डिटेल है, ये डिटेल भी क्लाइंट आपको बनाकर दे, ये डिटेल अगर आपको बनानी पड़ रही है, देन इट इज बेटर दैट यू शुड टेक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर फ्रॉम द क्लाइंट। मैं एकदम प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं आपको कि अकाउंटेंट्स भी आपसे अगर हेल्प मांग रहे हैं कि भाई हम ये किस तरीके से निकालें, या क्लाइंट आपसे हेल्प मांग रहा है कि मैं डिटेल किस तरीके से निकालूं, इन दैट केस आपको 100% केसेस में क्वालिफाई करना ही करना चाहिए। और क्योंकि इस क्लॉज का आपके इनकम टैक्स असेसमेंट से कहीं कोई संबंध नहीं है, एंड हेंस अगर आप इस क्लॉज को बाय डिफॉल्ट क्वालिफिकेशन में भी डाल दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और डायरेक्ट चैट बॉक्स पे एक मैसेज आया कि अगर वो क्वालिफिकेशन डालनी भी है, देन व्हाट शुड बी द वर्डिंग ऑफ क्वालिफिकेशन, व्हाट शुड बी द वर्डिंग ऑफ क्वालिफिकेशन। सर मैं अभी सेमिनार खत्म होने से पहले मैं आपके पास वर्डिंग भी शेयर 100% कर दूंगा, राइट? मतलब मैं ऑफिस से मंगा लेता हूँ, मैं अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ, मेरे पास वो जरूर आ जाएगा। चलिए, इसमें क्लॉज 44 में किसी को कुछ पूछना हो, अदरवाइज मैं इनकम टैक्स के अदरवाइज मैं जीएसटी के ऊपर शिफ्ट हो रहा हूँ। किसी को भी इस क्लॉज 44 में कुछ पूछना हो? नॉन जीएसटी गुड्स बोल रहे हैं गजेंद्र जी। हाँ जी सर। यस सर। सर अकुल खंडेल भाई सर। हाँ सर। यस सर। I want to know what is the object of this clause 44? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सरकार का बेसिक ऑब्जेक्टिव, इंटेंशन क्या रहा होगा। एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम माय लिमिटेड नॉलेज, I strongly believe that this type of information is only for the purpose of data mining. कि किसी एक सर्टेन टाइम के बाद गवर्नमेंट इस तरीके से एक डेटा पब्लिश करेगी, आउट ऑफ दिस मच एक्सपेंडिचर, टोटल अमाउंट दिस मच, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू acquired from or procured from or inward supplies from registered assessee परसेंटेज उसका इतना है एट लार्ज असेसीज का। आप समझ रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से एक डेटा आएगा। लेकिन इसका इनकम टैक्स असेसमेंट को लेकर हमारी और आपकी एज टैक्स ऑडिटर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती सर, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, राइट। एक जो बात हम लोग कर रहे थे कि इसके अंदर क्या वर्डिंग्स हो सकते हैं, तो मैंने एक वर्डिंग बनाई है। मैं अमित जी, मैं आपके साथ वर्डिंग शेयर कर दूंगा, सिर्फ एक बार पढ़ देता हूं मैं वर्डिंग, राइट। We have been informed by the assessee that the information required under clause 44 has not been maintained by the assessee in absence of any disclosure requirement thereof under the GST statute. GST के अंदर क्योंकि इस तरह की हमें डिटेल बनाने की आवश्यकता नहीं है, and hence assessee has not prepared this kind of detail. Further, the accounting software or the standard accounting software used by the assessee is not configured to generate any report in respect of such historical data, in absence of any prevailing statutory requirement regarding the requisite information in clause 44. जो भी ये क्लॉज 44 की डिटेल चाहिए, ये मेरे स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली नहीं निकलती है। In view of the above, we are unable to verify and report the desired information in this clause 44. और ये आप कौन से हेडिंग में डालें सर? या तो आप इसे अदर्स में डाल दें, या फिर आप इसे डाल दें डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी टू वेरीफाई द रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस वर नॉट बीइंग मेड अवेलेबल। इन दोनों में से आप किसी में भी इसे पुट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो और आया कि हमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, हाई स्पीड डीजल है, कोई डीजल है, उसे क्या हम यहां पर शो करना चाहिए? सर, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वो जो नॉन जीएसटी गुड्स भी हैं उसे भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का ही पार्ट माना गया है, एंड हेंस टू माय अंडरस्टैंडिंग वो डेफिनेटली कॉलम नंबर 3 के अंदर कवर होगा सर, वो कॉलम नंबर 3 में कवर होगा। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जितने भी पेट्रोल पंप डीलर्स हैं, क्योंकि वो ऑयल का भी सप्लाई करते हैं, इस कारण से वो रजिस्टर्ड असेसी तो हैं ही, बट स्टिल क्योंकि वो नॉन जीएसटी सप्लाई है तो हम उसे कॉलम नंबर 3 में इजीली शो कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी में सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर नॉन जीएसटी सप्लाई भी कवर होती है, इस कारण से। अब
अभिषेक जी बोल रहे हैं whether this column will include purchases also in category of expenses. Definitely sir, मैं कह रहा हूँ सारे तरह के revenue expenditure, even capital expenditure would be covered under this. तो purchases भी यहाँ पर cover होगी. अब यहाँ पर अगर आपको टोटलिटी बेसिस पर अगर एक सिंगल लाइन आइटम डालना है, पूरा ट्रेडिंग P&L की अपन बात करें, या अपन दो लाइन आइटम बना लेते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अलग लाइन आइटम बना लेते हैं और आपके पास P&L अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का एक अलग लाइन आइटम बना लेते हैं, तो अपन एकदम ब्रॉडली अगर बात करें तो जो भी अपने एक्सपेंडिचर साइड की टोटल है, स्टॉक हटाकर जो भी अपने एक्सपेंडिचर साइड का टोटल है, उसमें से आप डेप्रिसिएशन हटा दें, उसमें से आप सैलरीज एंड वेजेस हटा दें, उसमें से आप बेड डेट्स भी हटा दें, क्योंकि डेप्रिसिएशन और बेड डेट्स तो आपके पास अलाउंसेस हैं, दीज आर नॉट एक्सपेंसेस पर से, है ना, और सैलरीज और वेजेस क्योंकि शेड्यूल 3 में कवर्ड है, नो सप्लाई की कैटेगरी में, है ना, तो वो भी हम हटा सकते हैं. बाकी अदरवाइज यहाँ पर सम अप करके वन सिंगल अमाउंट कैन बी शोन इन कॉलम नंबर 2 एज फार एज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एक्सपेंडिचर्स टू बी कंसिडर्ड, और उसके बाद आप इसका ब्रेकअप यहाँ पर शो कर दें. बट स्टिल आई एम एडवाइजिंग यू, आई एम टेलिंग यू, आई एम डिस्कसिंग विद यू, और हम सब यहाँ पर सीखने के लिए हैं, इंक्लूडिंग मी, है ना, तो हम सब यहाँ पर एक यूनानिमस एक राय जरूर लेकर जाएं कि हमें इन एनी केस क्लाइंट से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना ही लेना है. इस बात का आप जरूर जरूर ध्यान रखिएगा. ओके, कुछ और इसमें सर क्लॉज 44 में एनीवन? नहीं तो मैं आगे प्रोसीड करूं सर. अमित जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना. ओके सर, मैं इसको स्टॉप शेयर कर देता हूं और जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर कर लेता हूं सर. सर एक कैलाश भैती जी है जिन्होंने आपका हैंड रेज कर रखा है. एक बार कैलाश जी आप है तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. हाँ, हेलो. यस सर. कैलाश जी आपका कोई क्वेश्चन? हाँ अंकित जी नमस्कार. यस सर, नमस्ते सर. नमस्ते. और क्या हाल है? बस एकदम बढ़िया सर. मैं पूछा था सर कि जैसे रिबेट, क्लेम एंड डिस्काउंट जो भी डालते हैं हम लोग, उसको कहाँ इसको बाइफिकेशन करना पड़ेगा सर? बिल्कुल ठीक है सर. देखिए, टू माय अंडरस्टैंडिंग, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग सर, जो कैटेगरी आपके पास बेड डेट्स की है, मतलब अपन एक्सपेंडिचर साइड की बात कर रहे हैं, रिबेट एंड डिस्काउंट एक्सपेंडिचर है ना. हाँ सर, फाइन. तो जो कैटेगरी आपके पास बेड डेट्स की है कि ये अलाउंसेस हैं, वही सेम कैटेगरी आपके पास रिबेट एंड डिस्काउंट की भी है. एंड हेंस इवन सच एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी रिपोर्टेड हियर. अच्छा, ठीक है सर. है ना सर? ठीक है सर, थैंक यू सर. Anytime sir, anytime. Thank you. I hope my presentation is visible to all. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. अब इसमें से कुछ पार्ट ऐसा है जो केवल थियोरेटिकल नॉलेज वाला ही है. कब वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, कब क्या कैसे मीटिंग हुई, हम उसकी चर्चा अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है. और अपन इसमें थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ते जाएं तो ये GOM करके एक नया कंसेप्ट आया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स करके, और ये रिकमेंडेशंस देंगे किस तरीके से आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स बनने चाहिए, GSTN को भी गाइड करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह. कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो निकल कर आई, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है रिफंड लेने का, उसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं एंड हेंस होल इंडस्ट्री इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड. और हम ऐसे सोचे हैं कि इनवर्ड तो आपके पास कुछ 18% पे हो रहा है और आउटवर्ड आपकी 5% पे 12% पे ही है, तो कुछ हद तक इसमें रेट को रेशनलाइज करने की रिक्वायरमेंट है, वो इन्होंने डिसाइड कर दिया है. कुछ जीएसटी रेट के चेंजेस हैं, कुछ एग्जेम्पशंस विड्रॉ कर ली गई हैं, कुछ हम डिस्कस करेंगे, जैसे जीटीए को हम डिस्कस करेंगे, या रेंटल की हम बात करेंगे, रेसिडेंशियल रेंटल की. मेजरली ये 2-3 चीजें. प्रपोज टू जीएसटी कैसिनोज, रेस कोर्स, ऑनलाइन गैम्बलिंग. कुछ जीएसटी रेट्स के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशंस भी आए. कुछ मिसलेनियस बातें, ये जो अपन अभी रफली डिस्कस कर रहे थे, तो ये कुछ बातें हम डिस्कस इसके अंदर करेंगे. नोटिफिकेशंस रिलेटेड, इनके इंटरप्रिटेशंस रिलेटेड, कुछ बर्निंग इश्यूज हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल शिफ्ट टू क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन. देखिए, नोटिफिकेशन आपके पास 2 हिस्सों में आए हैं. प्रैक्टिकली अगर अपन सोचेंगे ना, तो जुलाई में क्योंकि नोटिफिकेशंस इतने सारे आ गए, और जुलाई में हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेजरली इनकम टैक्स में इन्वॉल्व थे, तो हम ना तो 5 जुलाई वाले अमेंडमेंट देख पाए, ना हम मेजरली 18 जुलाई वाले अमेंडमेंट देख पाए. तो वो दोनों अमेंडमेंट्स में से जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो मैंने यहाँ सारे यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जरा देखिए, विच हैज नाउ बीन मेड वेरी क्लियर
Section 50 subsection 3. Now as we all know, section 50 of CGST Act deals with interest. क्या इसमें बोला गया, क्या इंपॉर्टेंट बात बोली गई? देखिए, इंटरेस्ट एट 24% ऑन रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अब इसका मतलब ये हो गया, केवल अगर आपने आईटीसी अवेल करा है और यूटिलाइज नहीं करा, देन देयर विल नॉट बी एनी इंटरेस्ट, देयर विल नॉट बी एनी इंटरेस्ट। मैं आपको ये बात बहुत ऑब्वियस भी थी और बहुत सारे रेलेवेंट केस लॉज में डिसाइड भी हो चुकी है, पर फिर भी इस अमेंडमेंट की क्या इंपॉर्टेंस मैं आपको ये बताना चाहूंगा। देखिए, हम सभी लोग जानते होंगे एक सफारी रिट्रीट का केस है। उस केस के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट उसमें अलाउ हो गया था। अपने आप में वो डिबेटेबल है। आई एम नॉट एडवाइजिंग कि आप उसका आईटीसी क्लेम करने लग जाएं, प्लीज बी वेरी क्लियर, ठीक है? मैं नहीं गाइड कर रहा हूं कि आप उसका आईटीसी लें, बिकॉज दैट इज हाईली डिबेटेबल एंड 100% केस के अंदर 100% केस के अंदर वो डिपार्टमेंटल नोटिस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? लेकिन फिर भी उस जजमेंट के अकॉर्डिंग आप उसका आईटीसी ले सकते थे। नाउ इफ देयर इज एन असेसी जिसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत बड़ा अमाउंट है, एंड इफ दैट असेसी इज 100% श्योर दैट यस आई विल गो टिल हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट के पहले तक तो कोई रिलीफ मिलना तय ही नहीं है। आप उसे असेसी को पूरी रिस्क बताएं, आप बताएं देखिए अगर हाई कोर्ट में अगर ये चला जाएगा तो आपके पास लिटिगेशन फीस तो लगेगी ही, बट स्टिल इफ द आईटीसी अमाउंट इज वेरी ह्यूज एंड द असेसी इज रेडी, देन यू मे एडवाइज हिम कि आप ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को 3B में अवेल कर लें, लेकिन उसको यूटिलाइज ना करें, तो कम से कम उस पर इंटरेस्ट पोर्शन तो रुक जाएगा। एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर रिजल्ट इसका फेवरेबल नहीं आता है तो आप ये आईटीसी रिवर्स कर दीजिएगा, आप ये आईटीसी रिवर्स कर दीजिएगा, उस पर ब्याज नहीं लगेगा। There may be n number of assessees which may be very happy listening to this. तो आप इस तरीके की एडवाइस अपने क्लाइंट को कर सकते हैं। खैर, मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करता हूँ। नोटिफिकेशन नंबर 9 से ही आया 5 जुलाई को, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन ई कैश लेजर बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस। अब देखिए, डिस्टिंक्ट पर्संस हमें क्या डिफाइन किया गया, हमें डिस्टिंक्ट पर्सन बताया कहाँ गया? सरप्राइजिंगली बट ट्रू, डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन हमें सेक्शन 2 क्लॉज 2 में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। ये तो आपके पास सेक्शन 15 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बताई गई। क्या बोली गई? डिस्टिंक्ट पर्सन इज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेम पेन एंड डू नॉट हैव एनी लायबिलिटी इन द लायबिलिटी लेजर। खैर, रजिस्टर्ड अंडर सेम पेन, ये बात हमारे पास ज्यादा काम की है। आप जरा सोचिए कि क्या सेम स्टेट के अंदर आप एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं एक ही पेन पर? इनिशियली जब जीएसटी आया था जब तो नहीं ले सकते थे, नाउ अब आप ले सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल से हम सभी लोग जानते हैं। और ये दूसरे स्टेट का तो हो ही सकता है, तो वहां तो आपको रजिस्ट्रेशन वैसे भी लेना ही था। तो इन दैट केस अगर आपके पास किसी एक रजिस्ट्रेशन में कैश लेजर में बैलेंस है, देन इट कैन बी ट्रांसफर टू अनदर रजिस्ट्रेशन। ये एक कंसेप्ट आया और डेफिनेटली ये वेलकम मूव है। आपके पास अगर कैसा भी कोई भी आपके पास अगर कैश लेजर का बैलेंस है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, ये निकल कर आती है बात। लेकिन एक स्लाइड इंपॉर्टेंट बात है, ये सीजीएसटी रेट नोटिफिकेशन, राइट? ये सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन है। तो इसमें ट्रांसफर ऑफ बैलेंस की बात की गई केवल आईजीएसटी और सीजीएसटी की। सर, एसजीएसटी के बैलेंस को ट्रांसफर करने की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बात नहीं की गई है। तो अब क्या करें सर? मान लीजिए किसी असेसी के पास एसजीएसटी के कैश लेजर में बैलेंस है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? उस एसएससी के पास एसजीएसटी के कैश लेजर में बैलेंस अवेलेबल हो, तो उस केस में क्या करना चाहिए? सर, पहले तो आप वो एसजीएसटी का बैलेंस सीजीएसटी में ट्रांसफर करें। वो तो आज भी इस नोटिफिकेशन नंबर 9 के पहले भी एलिजिबल था। एंड देन यू कैन ट्रांसफर सच अमाउंट टू अनदर स्टेट। फिर आपको ये 2 प्रोसेस में करना पड़ेगा, राइट? मैं और फर्दर आगे बढ़ता हूँ। सेक्शन 44 के अंदर बहुत क्लैरिटी से पिछले साल भी यही स्थिति थी। क्या बोला गया? फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जिन भी असेसीज का एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6 अप टू 2 करोड़ से, उनको एनुअल रिटर्न भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। छोटी सी एक बात, अगर ये वो ऐसे असेसी हो जिनका फाइनेंशियल ईयर 2021 का, सुनिएगा ध्यान से, जिनका फाइनेंशियल ईयर 2021 का कोई एडजस्टमेंट 21-22 में हुआ, या
21-22 का कोई एडजस्टमेंट 22-23 में हम कर रहे हों, राइट? तो उस केस में क्या हमें इनकी एनुअल रिटर्न भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए, या भर ही नहीं सकते हैं, या आप भर ही नहीं सकते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स, क्या हम इसकी एनुअल रिटर्न भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? फाइन, कई सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मतलब ओपन चैट बॉक्स पर भी आ रहे हैं और डायरेक्ट मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हाँ बिल्कुल आप ऐसे लोगों की एनुअल रिटर्न भर सकते हैं। देखिए लॉ की पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन आपके पास हमेशा से ग्राउंड अवेलेबल है कि पोर्टल अलाउ कर रहा है। सर आप हमेशा ऐसा कह सकते हैं कि पोर्टल अलाउ कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो एडजस्टमेंट्स हमें टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में, इवन 8C में दिखाकर वो एडजस्टमेंट्स हमें फायदा देंगे एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट बात है। गोइंग फर्दर, ये एक CMP 08 की डेट एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2022 हो गई थी। डेफिनेटली वेलकम मूव है और कई सारे लोगों ने इसका फायदा भी लिया। लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी इसकी लेट फीस चुका दी थी, अब क्या करें सर? क्या वो लेट फीस वापस रिफ्लेक्ट हो रही है? क्या जो लेट फीस मैंने चुका दी थी, जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी उसके बाद में डिले हो गया था, इस नोटिफिकेशन जो 5 जुलाई को आया मैंने उससे पहले ही लेट फीस के साथ भर दिया, तो क्या वो लेट फीस जो है वो मेरी रिफंड होगी? क्या मेरे कैश रिजर्व में रिफ्लेक्ट हो रही है? सर अभी तक तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। फिर भी स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अगर इसके अगेंस्ट में अगर आवाज उठाता है, देन देयर मे बी अ सिचुएशन कि शायद वो कैश रिजर्व वापस रिफ्लेक्ट होने लग जाए। गोइंग फर्दर, सिमिलर सा एक रिलैक्सेशन आपके पास GSTR 4 का था जो 28 जुलाई तक एक्सटेंड हो गया था। मैं और आगे बढ़ता हूं, इसमें नेगेटिव टैक्स लायबिलिटी की बात भी आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि नेगेटिव टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट अब आपको करके और उसका रिफंड क्लेम करना है, और उसके रिफंड आपके पास अब सैंक्शन होने लग गए हैं। अगर आपको जानना हो कि वो रिफंड RFD 01 किस कैटेगरी में आपको भरना है, तो एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स की कैटेगरी में जाकर आप वो रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। एंड नाउ देयर इज क्लियर कट गाइडलाइन दैट सच अमाउंट विल बी रिफंडेड फॉर कंपोजिशन डीलर्स। ये नोटिफिकेशन नंबर 13, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैंने केवल उसका जिस्ट आपको दिया और मैं आपको ऐसा क्यों बोलना चाह रहा हूं, आप जरा बहुत ध्यान सुनिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें डायरेक्टली ये पढ़ने पर इतना इजीली समझ में आपको नहीं आ रहा है, जरा कोर्स सुनिएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि आपके पास जो भी शो कॉज नोटिस है, जो कि एक पेडेस्ट्रेंट है टू सेट द लॉ इन मोशन, समझ रहे हैं? तो कोई भी शो कॉज नोटिस आने के आपके पास दो सेक्शन है, सेक्शन 73 एंड 74। नाउ पर्टिकुलरली दिस नोटिफिकेशन नंबर 13 डील्स विद सेक्शन 73। ऐसा क्यों? मैं इसके थोड़ा सा जिस्ट पे जाता हूं, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे जाता हूं, देन इट विल बी मेड मोर क्लियर। देखिए सेक्शन 73 का नोटिस आपके पास कब तक आ सकता है? सेक्शन 73 का नोटिस आपके पास कब तक आ सकता है? अपन पहले इस चर्चा पे जाए तो जरा बहुत ध्यान सुनिएगा। वर्डिंग्स जो हैं वो सेक्शन 73 सबसेक्शन 10 की कुछ इस तरीके से है कि शो कॉज नोटिस जो सेक्शन 73 में आना है उसका पूरा ऑर्डर विद इन 3 years, सुनिएगा ध्यान से, विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न तक आना है। विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न तक आना है। Now let us put this into example. फाइनेंशियल ईयर 17-18 की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 17-18 की बात कर रहा हूं सिर्फ। सर इसकी ड्यू डेट, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड होते 6 बार 7 बार एक्सटेंड होते अल्टीमेटली February 1st वीक पहुंची थी। कुछ स्टेट्स में 3 फरवरी 2020 बोल रहा हूं मैं। आइडियली 17-18 की एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट ओरिजिनली 31 दिसंबर 2018 थी। मार्क माय डेट, 31 दिसंबर 2018 थी। वहां से बढ़ते 31 दिसंबर 2019 भी निकल गया। अब मैं आपको बोल रहा हूं ये राजस्थान के हिसाब से स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये 7 फरवरी 2020 थी। राजस्थान के लिए ये 7 फरवरी 2020 थी। यहां से अगले 3 साल के अंदर ऑर्डर आना जरूरी है फॉर सेक्शन 73।
तो यहां से 3 साल, मतलब 7 फरवरी 2023 7 फेब 2023 तक ऑर्डर आना जरूरी था, ठीक है। और वो शो कॉज नोटिस का ऑर्डर आना है, शो कॉज नोटिस नहीं आना है। उससे पहले आपको 3 हियरिंग भी मिलेगी, उससे पहले डिपार्टमेंट, मतलब शो कॉज नोटिस वाला DRC 01, उससे पहले DRC 01A भी देगा। तो प्रैक्टिकली वो टाइम डेडलाइन अपन रिवर्स बैकडेट से अगर चालू करें तो 7 फरवरी 2023 के पहले अगर रिवर्स अगर अपन 2-3 महीने अगर पहले कर लें, then practically the date was nearing about 30th September something 30th September 2022। इसका मतलब अगर 30 सितंबर 2022 तक, या परफेक्टली डेट्स के हिसाब से बात करें तो 15 अक्टूबर 2022 तक अगर आपके पास शो कॉज नोटिस नहीं इशू हुआ अंडर सेक्शन 73 फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, तो फिर वो अंडर सेक्शन 73 शो कॉज नोटिस 73 में जा भी नहीं सकता था फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। और उस कारण से सरकार ने ये डेट 1 साल के लिए बढ़ा दी है। दिस नोटिफिकेशन नंबर 13 इज, मतलब as far as first point is considered, it is purely for the benefit of officers। आप इसको ऐसा मानिए, ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, सेक्शन 73 में सर 5 बातें हैं, 73 हो चाहे 74 हो, दोनों 5 बातें। क्या 4 बातें तो सर फर्स्ट पॉइंट में लिख रखी है, मैं अब आपके सामने पढ़ता हूं। Extends the time limit specified under subsection 10 of section 73 for issuance of order under subsection 9 for recovery of tax not paid or short paid or of ITC wrongly availed or utilized in respect of tax period for the financial year 17-18 up to 30th day of September 2023। ये तो बढ़ा दिया है। अब इसमें 4 ही बातें कवर करी सर, क्या क्या? फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट पेड, अपन एक एक करके अगर मार्क करें इसमें तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा कि हमारे पास इसमें कवर हो रही है रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट पेड, दूसरी कवर हो रही है शॉर्ट पेड, तीसरी कवर हो रही है आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, चौथी कवर हो रही है आईटीसी यूटिलाइज्ड। समझ रहे हैं, ये 4 बातें इसमें कवर हो रही है। लेकिन सेक्शन 73 में 5 बातें, सेक्शन 73 में सर 5 बातें हैं। वो 5वीं बात क्या है? अगर आपके पास कोई एरनियस रिफंड हो गया तो उसके रिकवरी के लिए, अगर कोई एरनियस रिफंड हो गया तो उसकी रिकवरी के लिए। सर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट नंबर 2 में कवर्ड है। अब एक बार इस एंगल से पॉइंट नंबर 2 देखिए। This notification excludes the period from 1st day of March 2020 to 20th day of February 2022। सर ये कोविड के कारण रिलैक्सेशन था जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन में हटा दिया गया है, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन में से हटा दिया गया है, right, for computation of period of limitation under this section for the issuance of order under this section for recovery of erroneous refund। तो 5वां जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 2 के अंदर कवर है, जो एज असेसी आपके लिए, मेरे लिए, हम सब कंसर्न्ड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो प्रैक्टिकल बात है, जो हमारे लिए पॉजिटिव बात है, जरा वो देखिए। पॉइंट नंबर 3 देखिए। This notification excludes the period from 1st day of March 2020 to 20th day of Feb 2022 for computation of period of limitation for filing refund application, for filing refund application under section 54 or 55 of the said act। अब जरा गौर से देखिए, आप बहुत ध्यान सुनना। नोटिफिकेशन कब आया सर? ये नोटिफिकेशन आया 5 जुलाई को। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये नोटिफिकेशन आपके पास 5 जुलाई को आया, ठीक है। अब मैं इसमें आपको कहना चाहता हूं, सपोज अपन फाइनेंशियल ईयर 17-18 की बात करें, फॉरगेट अबाउट कोविड पीरियड, 17-18 की अगर अपन बात करें, कब तक आप रिफंड एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं? विद इन 2 ईयर्स, राइट। विद इन 2 ईयर्स आप रिफंड एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। आप RFD 01 कब तक फाइल कर सकते हैं? 2 साल के अंदर अंदर। लेट अस अस्यूम हम बात कर रहे हैं नवंबर 2017 की, कोई सा भी एक मंथ पकड़ लेते हैं, नवंबर 2017 की अपन बात कर रहे हैं। इसकी 3B की लास्ट डेट सर 20 दिसंबर 2017। यहां से 2 साल, यहां से 2 साल कंप्लीट कब होते हैं सर? यहां से 2 साल आपके पास कंप्लीट होते हैं 20 दिसंबर 2019। 20 दिसंबर 2019 को खत्म होते हैं आपके पास। तो क्या 20 दिसंबर 2019 इस पीरियड में कवर्ड है? 3rd वाले पॉइंट में जो पीरियड लिखा है,
थर्ड वाले पीरियड में जो पॉइंट लिखा है, जो पीरियड मेंशन्ड है, क्या इसमें 20 दिसंबर 2019 कवर्ड है? नहीं कवर्ड है सर। इसका मतलब ये तो मेरे लिए वैसे भी कोई फायदा दे नहीं रहा। नवंबर 2017 की बात कर रहा हूं। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स फेब्रुअरी और मार्च 2018। फेब्रुअरी या मार्च 2018 की बात कर रहा हूं। लेट अस अज्यूम मैं फेब्रुअरी की बात कर रहा हूं। फेब्रुअरी 2018 ड्यू डेट क्या होगी 3B की? 20 मार्च 2018। 20 मार्च 2018 को जो आपको भरना था, 20 मार्च 2018 को जो आपने 3B भरा, वहां से 2 साल तक आप रिफंड क्लेम कर सकते थे। तो 20 मार्च 2020 आ गई। अब 20 मार्च 2020 सर मेरी इस डेट के अंदर कवर हो गई। अब ये क्या है सर? ये जो पीरियड है, ये पीरियड इसमें काउंट नहीं होगा, ये पीरियड इसमें काउंट नहीं होगा। एंड सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ब्लैंकेट लिमिटेशन के लिए क्या बोला उन्होंने? पहले एक बार एक्सटेंड किया, देन फर्दर एक्सटेंड किया, और हर एक के लिए ये बोला कि जिनकी भी ड्यू डेट इस 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 के बीच में आती है, वो यहाँ के बाद अगले 90 दिन के अंदर कर सकते हैं। कोई भी ड्यू डेट अगर इन करीब करीब 2 सालों में कवर हो रही है, तो फिर वो सारी की सारी ड्यू डेट्स आपको अगले 90 दिन के लिए टाइम पीरियड आपके पास ओपन हो गया। आपके पास ये नोटिफिकेशन कब आया सर? आपके ऐसी नोटिफिकेशन आता है 5 जुलाई को। 28 फरवरी 2022 से 3 महीने अगर मैं गिनूं, तो वो 3 महीने भी आपके पास 28 मई 2022 में खत्म हो गए। इसका मतलब प्रैक्टिकली ये जो थर्ड पॉइंट है, जो रिफंड की एप्लीकेशन के पीरियड ऑफ लिमिटेशन को बढ़ाता है, दिस इज नॉट मेड बेनिफिशियल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। लेकिन हाँ, 18-19 और 19-20 एंड हेंस ऑनवर्ड्स उनके लिए बहुत ज्यादा काम का है। उनके लिए ये बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि ये पूरे 2 साल का पीरियड उस पीरियड में काउंट नहीं हो रहा है, राइट? मैं और आगे बढ़ता हूं। ये एक सेक्शन में अमेंडमेंट लाए अलोंग विद रूल 21A के अंदर भी रेट्रोस्पेक्टिव चेंज की बात करी। क्या रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, सॉरी, चेंज की बात करी। क्या बोला गया? यस सर, यस सर। बैक वापस करूं सर? हाँ बताइए सर। ये जो अपील का भी टाइम बढ़ाया गया इस पीरियड का, मतलब सर वो 28 मई तक था, वो टाइम पीरियड गया सर। अच्छा 20 मई 2022 तक का टाइम था सर, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया अपने पास। अच्छा ठीक है ना सर? हाँ ओके। खैर, इस सेक्शन 29 में नोटिफिकेशन नंबर 14 में क्या अमेंडमेंट आया, क्या बोला, और ध्यान सुनिएगा। इफ रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, then it shall be revoked immediately after filing of pending returns। अभी क्या होता है सर प्रैक्टिकली? अभी ये होता है कि हमें वो रिटर्न्स फाइल करते हैं, फिर हम ये डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, फिर डिपार्टमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये ओपन अप कर दें, एंड देन डिपार्टमेंट रीओपन्स, और डिपार्टमेंट जो सस्पेंशन कर रखा है उसको रिवोक कर लेते हैं, राइट? अभी तक कंसेप्ट ये है, अभी तक प्रोसीजर ये है। अभी ऐसा बोला गया कि इट विल बी रिवोक्ड इमीडिएटली एंड इट विल बी डन सुओ मोटो बाय द डिपार्टमेंट। आपको इसमें कुछ भी अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेफिनेटली इट इज अ वेलकम मूव। कोई आपको प्रोसीजर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक वे में हो रहा है। लेकिन ये केवल तब तक हो रहा है इफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन इज नॉट पास्ड। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का ऑर्डर नहीं हुआ। अब ऐसे कितने केसेस हैं सर, अपन ऐसे समझे। सी, वन केस आई वाज डीलिंग इन बेंगलोर, वो तो केवल वेट ही कर रहे थे कब ये 3 महीने हो जाएं, और हाथों हाथ ही वो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन भी, आई थिंक ऐसे ऑटो मोड पर ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन भी वहां पर आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान में, इवन एमपी के अंदर, इवन गुजरात के अंदर ये ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन इतने प्रॉपर तरीके से डे टू डे मैपिंग के साथ नहीं है। एंड हेंस इट इज डेफिनेटली एडवांटेजेस एंड वेलकम मूव कि जहां पर आपके पास रजिस्ट्रेशन केवल सस्पेंड हुआ है, अभी तक कैंसिलेशन का ऑर्डर नहीं आया, वहां पर सिर्फ आप रिटर्न्स फाइल कर दें अलोंग विद लेट फीस, तो आपका काम यहां पर हो जाएगा। मैं और आगे बढ़ता हूं। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, आई थिंक ये बहुत ज्यादा तो हमारे काम का नहीं है, फिर भी ये कंसेप्ट ऐसा था कि जो भी आपके पास एक्सपर्ट्स थे उनके पास ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिलती थी, और ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स वो आगे पास ऑन भी कर सकते थे। पहले ऐसा माना जाता था कि ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को क्योंकि हम पास ऑन कर रहे हैं तो ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो जाएगी, तो इसके ऊपर फिर सेक्शन 43, सेक्शन 44, सॉरी रूल 43, रूल
रूल 42 रूल 43 भी अप्लाई हो जाएगा, वो उसकी यहाँ पर अब जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब ऐसा बोल दिया गया कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं है। तो ये जहां पर भी आपके पास एक्सपोर्टर्स ज्यादा हैं उनके लिए जरूर ये रेलेवेंट हो सकता है। अगर कोई होता है तो अपन एंड में क्वेश्चन में जरूर ले लेंगे। मैं और आगे बढ़ता हूँ। रूल 86 में एक ना सब रूल इंसर्ट कर दिया गया, और ये भी अगेन वो इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर के लिए ही है। क्या बोला मेजरली उनके लिए, जरा देखिएगा। इफ एरनियस रिफंड इज पेड with interest and penalty by DRC 03 by debiting e-cash ledger, then the amount of tax shall be recredited to e-credit ledger by PMT 03A। मैं समझाता हूं क्या है ना, जरा देखिए। फर्ज करिए कि आपने कोई रिफंड एप्लीकेशन लगाई। अब देखिए ऐसा है कि रिफंड एप्लीकेशन लगाई, तो रिफंड एप्लीकेशन आप किस कैटेगरी में लगा रहे हैं? दो कैटेगरी में रिफंड एप्लीकेशन आपके पास लग रही है। एक कैटेगरी आपके पास लगती है जब हम बात करते हैं कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की, हम उसकी जिक्र नहीं कर रहे। दूसरा जिक्र अगर अपन करते हैं तो अपन बात करते हैं जब ये प्रॉपर रूप से एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट में भी दो कैटेगरी हो सकती है, विद एलयूटी है, विदाउट एलयूटी है। तो सर अगर ये विदाउट एलयूटी होता है तो क्या होता है? इफ दैट इज विदाउट एलयूटी, इन दैट केस असेसी पहले टैक्स का अमाउंट का पेमेंट करता है एंड देन द अमाउंट इज रिफंडेड आइस गेट की साइट से डायरेक्टली, राइट? ओके, उसमें आपको कोई डिपार्टमेंट भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको RFD 01 नहीं भरना, सिर्फ मैपिंग आपके पास करेक्ट होनी चाहिए। GSPR 1 के अंदर, 3B के अंदर, आइस गेट की साइट के ऊपर डेटा मैच होना चाहिए, ये जरूरी कंडीशन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसमें फर्दर जाऊं। अगर हमने विद एलयूटी की बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं विद एलयूटी की, तो विद एलयूटी में क्या होता है सर? हम इसके अंदर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे पास ITC का अमाउंट है हम उसका रिफंड मांगते हैं। तो जैसे ही हम उसका रिफंड की बात करते हैं तो हमारे पास वो ITC के बैलेंस में से, मतलब क्रेडिट लेजर में से वो अमाउंट कम हो जाता है। एंड सपोज इफ एक बार आपको उसका रिफंड भी मिल गया, सुनिए ध्यान से, एक बार उसका आपको रिफंड भी मिल गया एंड देन आपको भी ऐसा पता पड़ा या डिपार्टमेंट ने आपको बता दिया कि भाई ये रिफंड आपको ज्यादा चला गया है, आपको ये रिफंड ज्यादा चला गया है। इन दैट केस अगर आपने वो रिफंड इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ कैश लेजर से जमा करा दिया है तो वो अमाउंट आपके पास क्रेडिट लेजर में दोबारा आ जाएगा। क्यों क्रेडिट लेजर में आ जाएगा? क्योंकि सर जब आपने रिफंड लिया तो ITC का रिफंड लिया था आपने, वो ITC का रिफंड आपके पास दोबारा ITC में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं आपको ये क्लॉज क्यों इंपॉर्टेंट आया, ये रूल में अमेंडमेंट क्यों आया, आप इसकी सैंक्टिटी पे जाएं, इसके बेसिस पे जाएं। सपोज किसी का क्रेडिट लेजर कम भी हो गया, अब डिपार्टमेंट के पास कोई प्रोसीजर ही नहीं है दोबारा उस क्रेडिट लेजर को बढ़ाने का, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उसके क्रेडिट लेजर को अगले 3B के अंदर आपने इनपुट में बढ़ा दिया, देन डिपार्टमेंट इज इशूइंग यू नोटिस कि ये आपके 2B में नहीं दिख रहा, राइट? तो ये अलग तरह की एक प्रॉब्लम उलझ गई थी फॉर द केस ऑफ एक्सपोर्टर्स। उनके लिए एक वेलकम स्टेप की तरह आया और ये बोला गया कि भाई आपने पहले बोला था सपोज आप 100 यूनिट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली 100 यूनिट आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाए और आपने उसमें से 95 यूनिट्स ही अगर एक्सपोर्ट करे हैं, बट स्टिल आपने आइस गेट साइट पर 1 और 3B के अंदर तो सेम वैल्यू ही रखी फॉर स्मूथ रिफंड, राइट? लेकिन क्योंकि आपने पूरा एक्सपोर्ट ही नहीं करा, आपने 5 यूनिट एक्सपोर्ट ही नहीं करे थे, 5% यूनिट एक्सपोर्ट ही करे थे, तो उसका तो रिफंड आपको मिलना ही नहीं था, वो रिफंड आपने जमा करा दिया। वो कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है? ओके, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। और अब ये क्योंकि ITC को दोबारा रिक्रेडिट हो जाएगा, तो जो अभी तक एक्सपोर्टर्स परेशान हो रहे थे वो परेशानी अब बंद होती जाएगी। गोइंग फर्दर, अब ये किस तरीके से होगा, क्या होगा, अभी तक टिल डेट GST पोर्टल पर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इससे कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कुलर भी आ गया है और सर्कुलर के अंदर ये प्रोसीजर भी बता दिया है। ये वही प्रोसीजर है जो अपने पिछली स्लाइड में कवर किया था। ये सर्कुलर इन्होंने 6 जुलाई को निकाल दिया, राइट? ओके, देन आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। सेक्शन 50 में एक अमेंडमेंट हुआ था सर लास्ट ईयर। मैं क्यों आपको ये अमेंडमेंट अभी पढ़ा रहा हूँ, वो मतलब लास्ट ईयर अमेंडमेंट हुआ था सर, ये 2022 का नहीं, 2021 का अमेंडमेंट है। पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुझे इसमें एक एनालिसिस आपसे करवाना है। आप जरा गौर से देखिएगा, एक तो कुछ लाइन अंडरलाइंड है, वो तो कहानी अलग है। उसके अलावा
प्रोवाइडेड दैट, क्या अच्छा बोला क्या गया था अपन पहले इस सेक्शन में जो ये प्रोविजो इंसर्ट करा और रेट्रोस्पेक्टिवली इंसर्ट करा, तो क्या बोला गया जरा देखिए, बहुत ध्यान से समझना है ना। प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provision of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceeding under 73 74 in respect of said period। ये जो लाइन अंडरलाइन है एक बार आप इसे छोड़ दीजिए, इसका जिक्र अपन करेंगे, ठीक है। shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger। मैं इसमें सिंपल शब्दों में बताता हूँ, जो अंडरस्टैंडिंग क्या चल रही है लोगों की, मैं वो डिस्कस करता हूँ आपसे। आसान शब्दों में बात करें, रिटर्न लेट भरी, ठीक है, आपने 3B लेट भरा, लेट फीस आप भरी रहे, वो तो अलग है। जितना टैक्स का पोर्शन आपने आईटीसी से एडजस्ट कर दिया, क्या उसके ऊपर डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कराता है? क्या उसके ऊपर आपका ब्याज लगता है? नहीं सर, उसके ऊपर आपका ब्याज नहीं लगता। एंड देयर वर न्यूमरस जजमेंट्स इवन इन सेनवेट रिजीम, मतलब आपके पास एक्साइज में, सर्विस टैक्स में भी ढेरों जजमेंट्स थे। सिर्फ आपके पास 2 AAR की रूलिंग्स एडवर्स आ गई थी, इस कारण से नोटिसेस आने चालू हो गए थे और ग्रॉस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट के कई सारे लोगों के पास नोटिसेस आए थे। आई होप यू कैन इजीली रिलेट कि आपके पास 18 19 में एंड कुछ पार्ट ऑफ 19 20 के अंदर भी ग्रॉस जो अमाउंट आप सेटल करते हैं आउटपुट लायबिलिटी, ग्रॉस आउटपुट लायबिलिटी बोल रहा हूं मैं, विदाउट एडजस्टिंग आईटीसी, उसके ऊपर इंटरेस्ट की डिमांड आ गई थी। मान लो आपने रिटर्न 4 दिन लेट भरी तो ग्रॉस आउटपुट लायबिलिटी के ऊपर 4 दिन का ब्याज, राइट। लेकिन उसके बाद ये आपके पास प्रोविजो आया, रेट्रोस्पेक्टिवली आया, तो ब्रॉडली अंडरस्टैंडिंग बन गई कि जो मैंने कैश में चुकाया उसके ऊपर लगेगा ब्याज। आई होप इट इज वेरी क्लियर है ना। अब ये अंडरलाइन जो वर्ड्स अपन ये पढ़ते हैं, except where such return is furnished after commencement of section 73 74, मतलब शो कॉज नोटिस आने के बाद अगर आपने भरा तो फिर ये बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा। शो कॉज नोटिस के बाद अगर ये होता है तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। ये लाइन भी लोग इजीली समझ गए थे, लेकिन आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट ऑन सम अदर इंपॉर्टेंट इशू। वो दूसरा इंपॉर्टेंट इशू क्या है सर, बहुत गौर से देखिएगा। अब मैं लाइन वापस पढ़ता हूं, प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड एंड, बहुत ध्यान से देखिए इस एंड की सिग्निफिकेंस, एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड। नाउ कम्स द रियल पिक्चर, नाउ कम्स द रियल पिक्चर। अब जरा बहुत ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट लगना है, सप्लाई है, से फॉर एग्जांपल अपन अगेन पीरियड वही ले लेते हैं नवंबर 2017। सपोज कोई एक ऐसा एसएससी है, उसने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने की रिटर्न तो टाइम से भरी थी, उसके बाद नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मतलब अगले पूरे साल तक भी नहीं भरी, और 17-18 फाइनेंशियल ईयर में भी उसने नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने की रिटर्न उसने टाइम पर नहीं भरी। तो शुरुआत में कई सारे असेसी ऐसा बोलते थे, ऐसा करते थे, कई सारे नॉन प्रैक्टिसिंग तो नहीं कहूंगा, नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट दोज आर हु आर प्रैक्टिसिंग, उनने भी कई बार ऐसा प्रोसीजर निकाला कि भाई आप नवंबर की रिटर्न आप भरोगे, मान लो कि आप वो रिटर्न भर रहे हैं फॉर एग्जांपल अगले साल के सितंबर में, जब वो टैक्स पेड करी, जब याद आए रिटर्न तो भरी नहीं तो भर लेते हैं, राइट। तो अब आप वो भर रहे हैं, तो नवंबर की, दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की लेट फीस तो हम बचा लें, और ये 4 महीने 5 महीने जो पेंडिंग है उसमें 4 महीने की रिटर्न हम नील की भर दें, पूरी की पूरी आउटवर्ड सप्लाई एंड आईटीसी हम मार्च में शो कर दें, तो केवल मार्च की लेट फीस लगेगी। ऐसी कुछ अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो गई थी धीरे 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 धीरे, विच परकुलेटेड टू पैन इंडिया बेसिस। अब उस एंगल से देखिए सर, उस एंगल से देखिए कि बहुत ध्यान से आप, सपोज नवंबर की आउटवर्ड सप्लाई है, नवंबर की आउटवर्ड सप्लाई है, और आपने अगर उसको मार्च की आउटवर्ड सप्लाई में दिखाया ना सर, अगर आपने उसको मार्च की आउटवर्ड सप्लाई में दिखाया, then you are not getting the benefit of reduced interest only on the amount which has been settled through cash ledger। I repeat, अगर आपने ऐसी आउटवर्ड सप्लाई को नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में ना दिखाकर डायरेक्टली मार्च में दिखाया, एक साथ 5 महीने का टोटल,
तो इन 4 महीनों के लिए जो आपके पास ये बेनिफिट रेट्रोस्पेक्टिव आया था, बेनिफिट अवेलेबल नहीं है सर। इसका मतलब ये हो गया कि इन पीरियड्स के लिए अब आपके पास इंटरेस्ट ग्रॉस पर लगेगा, क्योंकि नवंबर की सेल, नवंबर की सप्लाई, नवंबर की आउटपुट लायबिलिटी आपने नवंबर में ना दिखाकर आपने उसको मार्च 2018 में दिखाई। तो आपने ये जो कंडीशन है इस प्रोविजन में एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड, ये कंडीशन क्योंकि आपकी फुलफिल नहीं हो रही, and hence you will not get the benefit of this provision that now the interest is to be charged only on the portion of tax which is adjusted or which is paid or which is debited through electronic cash ledger। तो ये जो बेनिफिट मिल रहा था ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद थोड़ा सा अपन क्या नोटिफिकेशन में लिखा है थोड़ा सा अपन वो जिक्र करें और थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचें। देखिए जरा रूल 88A में क्या बोला, मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में, टैक्स ऑन नेट लायबिलिटी इफ रिटर्न इज फाइल्ड बिलेटेडली, रिटर्न आपने लेट भरा तो नेट लायबिलिटी में निकलेगा, नेट मतलब जो कैश पोर्शन में आपने एडजस्ट करा। दूसरी बात, टैक्स ऑन ग्रॉस लायबिलिटी, वेरी डेंजरस, टैक्स ऑन ग्रॉस लायबिलिटी, प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली, टैक्स ऑन ग्रॉस लायबिलिटी। और क्या बोला इसमें, टैक्स ऑन ग्रॉस लायबिलिटी इफ आउटपुट टैक्स इज बिलेटेडली रिपोर्टेड। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम trying to say, नवंबर की आउटवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी अगर आपने मार्च में रिपोर्ट करी और मार्च में उसका आपने पेमेंट करा तो फिर टैक्स विल बी इनकर्ड, सॉरी इंटरेस्ट विल बी लेवीड ऑन द ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ टैक्स। समझ रहे हैं आप, वो नेट लायबिलिटी पर नहीं निकलेगा। Although to my understanding definitely this is very harsh provision and some or the other assessee may take this to हायर कोर्ट्स, उस केस से जरूर आपके पास कोई ना कोई रिलैक्सेशन मिलने की गुंजाइश है। टिल नाउ नो नोटिसेस आर बीइंग रिपोर्टेड ऑन दिस सेकंड पॉइंट एटलीस्ट, ठीक है। तीसरा है रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन, तो 24% का ब्याज लगेगा केवल फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। अगर आपने यूटिलाइजेशन नहीं करा जब तक तो कोई ब्याज है ही नहीं, यूटिलाइजेशन कर लिया उसके बाद से 24% लगेगा टिल द डेट ऑफ रिवर्सल, नॉट फ्रॉम द डे 1, ठीक है। ओके, मीनिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ये मेरे ख्याल से हम सभी लोग कंफर्टेबल हैं। उसमें क्या है सर, देखिए जरा कि अगर आपने कुछ भी अमाउंट उसका यूटिलाइज कर लिया देन इट विल बी डीम्ड टू बी यूटिलाइज्ड। सपोज आपने 1 लाख रुपए का आईटीसी गलत लिया, आपने अगले महीनों की 3B की रिटर्न में उसमें से 40,000 रुपए का आईटीसी यूज कर लिया, तो अब आप ऐसा नहीं कह सकते सर 40,000 के ऊपर 24% ब्याज ले लो, बाकी 60,000 तो मैंने ऐसा कैसे रिवर्स कर दिया, ऐसा नहीं है सर, वो तो फिर पूरे पे लगेगा ब्याज, राइट। ओके, आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। कुछ जो और मेजर चेंजेस जो 18 जुलाई से एप्लीकेबल हुए, जिसके लिए अगेन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे एक ये रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इज टैक्सेबल। अब इसके भी बहुत डेंजरस इंप्लीकेशंस हैं। पहले तो अपन वो ही देखें जो ओरिजिनली 18 जुलाई को आया था उसका क्या इम्पैक्ट है, और फिर अपन वो जिक्र भी करें कि बीच में फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक ट्वीट भी आया, हम उसका जिक्र भी करेंगे। लेकिन पहले अपन इसको इसी सैंक्टिटी के अंदर, पहले इसको इसी एंगल से अपन देख लेते हैं। लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन। पूरी रेड की कहानी, इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर, है ना? ओके ओके ग्रेट। आप जरा एक बार हेडिंग ध्यान से देखिए, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। सर घर किराए पे दिया है, पर्पस नहीं बताया। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पर दी है, पर्पस नहीं बताया। सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप इसको ऐसे समझिए, अधिकतर असेसीज इनिशियल रजिस्ट्रेशन लेते वक्त अपने घर का एड्रेस देता है, इवन आरओसी के अंदर भी एक बार अपने घर का एड्रेस ही देते हैं। समझ रहे? सर यूटिलिटी बिल कहां से आएगा, वरना शुरुआत से वो रेंटेड प्रीमाइसेस में जाएंगे बिजनेस के लिए, लेकिन एक बार वो एड्रेस घर का दे रहे हैं, फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर रहे हैं। आप इसको इस प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझिए, और कई सारे लोग उसको दिखा भी नहीं रहे हैं, आरओसी में रजिस्टर्ड एड्रेस तो घर का ही चलने दे रहे हैं, ऐसे कई सारे केसेस हैं, ठीक है। तो अब जरा अपन सीखते हैं रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। पर्पस अलग चीज है, पर्पस की बात मैं करूंगा नीचे। एंड आरसीएम विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई।
अब जरा अपन देखें सर, पहले तो मैं ये केवल 4 पॉइंट की बात कर रहा हूं जिसमें पर्पस आपका रेसिडेंस है। पर्पस देखिए, पर्पस इसमें आपका रेसिडेंस है सर, पर्पस ये रेसिडेंस पर्पस है इसका, ठीक है। तो अपन सिर्फ बात अब इसकी पर्पस की कर रहे हैं, ठीक है, इस रेसिडेंस वाले पर्पस की अपन बात कर रहे हैं। फिर ये अदर देन रेसिडेंस मतलब कमर्शियल यूज की बात करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसकी बात अपन नहीं कर रहे, थोड़ी देर के लिए रेसिडेंस ही पर्पस है। अब देखिए, सप्लायर ऑफ सर्विस रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन और सप्लायर ऑफ सर्विस अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। फिर ये रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन और अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ये क्यों अलग अलग करने पड़े? क्योंकि रिसिपिएंट के ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी है। तो शुरुआत में मैंने कवर करा कि रजिस्टर्ड ने घर लिया किराए पर, रजिस्टर्ड ने घर लिया किराए पर, वो रजिस्टर्ड से लिया या अनरजिस्टर्ड से लिया। सिमिलरली बाद में अनरजिस्टर्ड ने घर लिया किराए पर, अनरजिस्टर्ड ने लिया घर किराए पर, भले ही वो रजिस्टर्ड से लिया चाहे अनरजिस्टर्ड से लिया। ये दो अलग अलग कैटेगरी हो गई सर। अब जरा गौर से देखिए, क्या वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? रिसिपिएंट क्योंकि रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट क्योंकि रजिस्टर्ड है तो उसको आरसीएम पे करना है सर। रिसिपिएंट क्योंकि रजिस्टर्ड है तो उसको आरसीएम पे करना। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आप इसको, इस लाइन को ऐसे ध्यान रखें, रिसिपिएंट क्योंकि रजिस्टर्ड है तो उसको आरसीएम पे करना है। अपन बात कर रहे हैं सिर्फ रेसिडेंस के लिए काम में आ रही है बात, अदर देन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। क्या इसका आईटीसी मिलेगा? क्या इसका आईटीसी मिलेगा? सर आप पर्पस देखिए, पर्पस क्या था? पर्पस इसका था रेसिडेंस, पर्पस रेसिडेंस था, तो ये तो बिजनेस के लिए काम में ही नहीं आया। सो नॉर्मली नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको रहने के लिए लिया। नहीं मिलेगा क्योंकि आपने इसको रहने के लिए लिया। हर एक केस इसमें कवर्ड है। आप जरा वापस देखिए दो से। रजिस्टर्ड ने घर लिया किराए पर, रजिस्टर्ड ने घर लिया किराए पर, रहने के लिए लिया, आरसीएम पे करना है और इनपुट भी नहीं मिलेगा, इनपुट भी नहीं मिलेगा। ये रहा इनपुट, इनपुट भी नहीं मिलेगा। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अनरजिस्टर्ड की बात कर लेते हैं। अनरजिस्टर्ड ने घर लिया सर किराए पर, तो क्या अनरजिस्टर्ड पहले खुद को रजिस्टर करा के आरसीएम भरेगा? क्या अनरजिस्टर्ड खुद को रजिस्टर करा के आरसीएम भरेगा? तो नहीं, ये ऑलरेडी भी एग्जेम्प्ट है, अभी भी एग्जेम्प्ट ही रहेगा। आईटीसी का तो सवाल ही नहीं है। आई थिंक अनरजिस्टर्ड तो बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही कंफर्टेबल है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि अनरजिस्टर्ड को भी अगर आप दे रहे हैं और अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है and if the recipient is unregistered, even then there is no liability of GST, क्योंकि ये तो exempt supply है। सर ये तो आज से क्या exempt है? शुरू से exempt ही थी, शुरू से ही ये नोटिफिकेशन नंबर 12 में कवर्ड थी, 28 जून 2017 से ही जब नोटिफिकेशन आया, समझ रहे हैं? तो ऐसी कोई नई चीज नहीं है। आई होप रेसिडेंस वाली बात एकदम क्लियर है। हम अदर देन रेसिडेंस की बात करें अब, जस्ट अ सेकेंड, हम सिर्फ अब अदर देन रेसिडेंस की बात करें तो जरा गौर से देखें आप। अगेन वही कैटेगरीज, कमर्शियल यूज के लिए काम में आया, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, वही सेम कैटेगरी, आरसीएम पे करना है, लेकिन आपकी बार आईटीसी मिलेगा। क्यों? बिजनेस पर्पस के आपके काम में आया। पर सर अगर वो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन की आउटवर्ड सप्लाई, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन की आउटवर्ड सप्लाई अगर एग्जेम्प्ट है तो फिर अगेन उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, सपोज कोई मंडी व्यापारी है, अब उसका जो आउटवर्ड सप्लाई है वो एग्जेम्प्ट है, तो उसको जो भी कोई उसका आईटीसी लग के भी आ रहा था, इनवॉइस से भी, क्या उसका आईटीसी वो ले रहा था? नहीं सर, वो उसका आईटीसी नहीं ले रहा था। लेकिन अब यहाँ पर उसको आरसीएम चुकाना है, उसको अभी आरसीएम चुकाना था क्या? जीटीए का आरसीएम वो चुका रहा था क्या? कोई ऐसा असेसी जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डील करता है, वो ध्यान से जवाब दीजिएगा, हड़बड़ी मत करिएगा। कोई ऐसा असेसी जो आपके पास एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डील करता है, एग्जेम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई में, क्या उस पे जीटीए की आउटवर्ड लायबिलिटी का क्लॉज है? क्या आरसीएम की लायबिलिटी बनती है? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। ऐसा असेसी जो एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करता है,
क्या उस पे जीटीए की आरसीएम की लाइबिलिटी है? फाइन, अलग अलग लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, कुछ यस बोल रहे हैं, कुछ नो बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है, नोटिफिकेशन नंबर 12 में क्लैरिटी से दे रखा है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर ट्रांसफर हो रहा है ना, ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो वो एग्जेम्प्ट है। सारे के सारे आपके पास, सारे के सारे, अगर मैं ऐसा कहूं कि सारे के सारे ही एग्जेम्प्टेड सप्लाई के ऊपर जीटीए एग्जेम्प्ट है, देन दैट इज नॉट द केस। आप ये समझिए, राइट? तो आज की डेट में भी उसे जीटीए के ऊपर तो आरसीएम बढ़ना ही था और आईटीसी नहीं मिल रहा था। वही सेम स्थिति इसकी यहां हो गई कि वो इसका आरसीएम भरेगा लेकिन उसका आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी आउटपुट सप्लाई एग्जेम्प्टेड है। अब हम बात करें अनरजिस्टर्ड टेक्सटाइल पर्सन की, सुनिएगा, अनरजिस्टर्ड टेक्सटाइल पर्सन की, लेकिन इसमें बाइफरकेशन है, क्या वो रजिस्टर्ड से आया या अनरजिस्टर्ड से आया। अगर अनरजिस्टर्ड है तब तो कोई झगड़ा ही नहीं है, लिमिट देख लीजिएगा बस अनरजिस्टर्ड की, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड से है, सप्लायर उसका रजिस्टर्ड है, और अगर अनरजिस्टर्ड को इसने दिया, कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर रेंट पर दी, तो सप्लायर ही उस पर चार्ज करेगा डेफिनेटली आरसीएम, डेफिनेटली आईटीसी तो मिलना ही नहीं क्योंकि रिसिपिएंट तो अनरजिस्टर्ड है। 7th और 8th का झगड़ा नहीं, 7th और 8th सिंपल है एकदम। और इनिशियली मेरी अगर बात, अगर आपको गौर लगे तो 5, 6, 7, 8 ये चारों भी कन्वीनियंट है एकदम। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई सर? प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जहां से ये चेंज, ये 1st और 2 आया, 1 और 2 में जो आया ये कंसेप्ट, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट कर दिया कि अगर वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए काम में आ रहा है, अगर वो रेसिडेंशियल पर्पस के काम में आ रहा है, देन देयर विल नॉट बी एनी जीएसटी लाइबिलिटी, बट टिल डेट नोटिफिकेशन इज नॉट इशूड। तो आइडियली, क्योंकि जुलाई की रिटर्न तो हम भर चुके हैं 3B, तो उसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी का हमें पेमेंट करना ही चाहिए था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरा गौर से सुनिएगा। सौरभ अग्रवाल जी लिख रहे हैं, अगर हमने इसको ऑफिस पर्पस के लिए काम में लिया है तो घर ही, लेकिन हमने इसको ऑफिस पर्पस के लिए काम में लिया है, तो सर वो 5, 6, 7, 8 में कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जो चार्ट है ये कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट है, राइट? अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरे पास आया विपिन गुप्ता जी का, फैक्ट्री हैज टेकन फ्लैट फॉर स्टे ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, फैक्ट्री हैज टेकन फ्लैट फॉर स्टे ऑफ इट्स एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, तो अब वो मुझे बताएं, क्या इसका पर्पस रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मानेंगे या अदर देन रेसिडेंस मानेंगे? क्या इसका पर्पस आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मानेंगे या अदर देन रेसिडेंस मानेंगे? प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स। मैं वापस क्वेश्चन रिपीट करता हूं, फैक्ट्री हैज टेकन फ्लैट फॉर स्टे ऑफ इट्स एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, सर कुछ लोगों को लगता है ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का पार्ट है, कुछ लोगों को लगता है ये अदर देन रेसिडेंस है। टू माय अंडरस्टैंडिंग सर, कोई रजिस्टर्ड डीलर की तरह अगर अपन बात कर रहे हैं और अगर वो खुद नहीं रह रहा है तब तक तो ये अदर देन रेसिडेंस का ही पार्ट माना जाएगा। थोड़ा सा अपन इसमें एक क्वेश्चन और आया कि सपोज कंपनी ने घर किराए पे लेकर डायरेक्टर को रहने के लिए दे दिया, स्टिल आई वुड फील कि शायद बेटर ये रहेगा टू प्ले सेफ एंड टू कंसिडर दिस एज अदर देन रेसिडेंस, तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा टू माय अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर एक पॉइंट और आया है, पंकज जी बोल रहे हैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए रेंट पर जीएसटी की क्या लायबिलिटी है? हाँ जी, हम में से कोई भी जवाब देना चाहे, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए रेंट पर जीएसटी की क्या लायबिलिटी है? वी ऑल आर बिलीविंग कि ये रेंट का मतलब रेंटल एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं, जिसकी बात अभी चल रही है। हाँ जी, तो रेंटल एक्सपेंडिचर में क्या उसके लिए आरसीएम की लायबिलिटी है? क्या कंपोजिशन डीलर के ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी अप्लाई होती है? बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं, क्या कंपोजिशन डीलर के लिए आरसीएम की लायबिलिटी होती है? यस, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, एंड हेंस द सेम प्रोविजंस विल बी मेड एप्लीकेबल टू हिम आल्सो। चलिए वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। मैं वापस मेरा प्रेजेंटेशन ही आपसे शेयर कर लेता हूं।
राइट, और हमने ये पहला पॉइंट डिस्कस करा। दूसरी अपन बात करें, होटल्स, इंस, गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप साइट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, चार्जिंग इवन अप टू 1000 रुपीज पर रूम पर डे आर नाउ टैक्सेबल एट 12%। देखिए, अब से पहले तक इवन प्रीवियस रिजीम सर्विस टैक्स में ऐसा था, उसमें कंसिडर डिक्लेयर टैरिफ का भी, खैर एनीवेज अपन उस पर नहीं जा रहे। अगर 1000 रुपए से कम का रूम रेंट है, 1000 रुपए से कम का अगर रूम रेंट है, देन देयर वाज नो जीएसटी, देन देयर वाज नो जीएसटी। अब पोजीशन आपके पास 18 जुलाई के बाद चेंज हो गई है। अब ये पोजीशन हो गई है कि 1000 तक के रूम पर भी जीएसटी लग रहा है 12%। तो आप जरा गौर से सुनिए, समझिए, आपका कोई एक क्लाइंट है, वो रजिस्टर्ड असेसी है राजस्थान में, वो मुंबई गया, गुड्स खरीदने गया, ठीक है, या उसने अपने मार्केटिंग वाले को भेजा और गुड्स खरीदने गया और वहां वो 900 रुपए के रूम रेंट पे रुक गया, उस पर भी जीएसटी लगेगा सर 12%। आप ऐसे समझो। चलिए अपन एक बार रुपए को नहीं जाते हैं, क्या वो जो जीएसटी लगता है उसका इनपुट आप ले सकते हैं? प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स। क्या वो जो जीएसटी लगता है उसका इनपुट आप ले सकते हैं? कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। सर उसका जीएसटी आप नहीं ही ले पाएंगे, क्योंकि उस वाले केस के अंदर मुंबई का होटल महाराष्ट्र का सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेगा, जो आपको राजस्थान में रजिस्टर्ड असेसी के लिए इनपुट अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ठीक है, ओके। प्रोसीडिंग फर्दर, मतलब अब क्या इस कारण की वजह से, अब ये सेकंड पॉइंट में जो चेंज आया, इस कारण की वजह से देयर विल बी लॉट मेनी एडजस्टमेंट्स एंड देयर विल बी लॉट मेनी इश्यूज एंड देयर विल बी ह्यूज आईटीसी ब्लॉकेज आल्सो। ओके, टू माय अंडरस्टैंडिंग, अगर अपन इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट इंडस्ट्री वाइज सोचें, तो दिस विल रिजल्ट इन, अगेन थोड़ा सा एक डिप आएगा ट्रेवल इंडस्ट्री को लेकर, पूरी की पूरी होटल इंडस्ट्री को लेकर एक डिप आएगा। प्रोसीडिंग फर्दर, नो एग्जेम्पशंस टू जीटीए वेयर फ्रेट इज इवन अप टू 1500 या 750। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में लिखा था कि इफ द फ्रेट चार्जेस paid to GTA are up to 1500 in case whole consignment was yours, या up to ₹750 अगर उसी ट्रक के अंदर, उसी कन्वेयंस के अंदर अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों का गुड्स आए, राइट, तो उस केस के अंदर आपकी आरसीएम की लायबिलिटी नहीं होती थी। डिपेंड करता है कि फ्रेट कितना था, लेकिन अब ऐसा कोई एक्सेप्शन, कोई एग्जेम्पशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आपको इन एनी केस जीटीए के ऊपर तो आरसीएम की लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी। सी, इट इज इंक्रीजिंग आवर कंप्लायंस बर्डन, वो एक अलग चीज है, लेकिन जहां पर ऐसे केसेस हैं, सुनिएगा, जहां पर ऐसे केसेस हैं कि आउटवर्ड सप्लाई अल्टीमेटली एग्जेम्प्टेड है, उस केस में इट इज इंक्रीजिंग द कॉस्ट। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, बहुत ध्यान सुनिएगा। सपोज आपके पास, आप प्लेस्ड हैं से फॉर एग्जांपल अलवर में, आपने गुड्स मंगवाए, वो मंगवाए आपने नोएडा से, नोएडा से वो जो ट्रक है वो लेकर आ जाता है और अलवर की लोकल लिमिट्स के अंदर एंटर होके बस उसने ट्रक वहीं रोक दिया है, और वहां से आपको, मतलब ट्रांसपोर्ट नगर पे रोक दिया ऐसा मानिए, और वहां से अब आपको अपने फैक्ट्री लोकेशन तक वो टेम्पो से आप गुड्स मंगवा रहे हैं या पिकअप वैन से आप गुड्स मंगवा रहे हैं, और उसका किराया से फॉर एग्जाम्पल हर चक्कर का किराया 500 रुपए लग रहा है, क्या उसके ऊपर आपकी आरसीएम की लायबिलिटी आएगी? आप मेरा क्वेश्चन समझ गए? क्या उसके ऊपर आपकी आरसीएम की लायबिलिटी आएगी? मैं एकदम प्रैक्टिकल केस बोल रहा हूं आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अंकुर जी ने जवाब दिया नो, और सौरभ अग्रवाल जी ने विद रीजन दे दिया नहीं आएगी क्योंकि वो जीटीए नहीं है। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। ये केवल फ्रेट के एंगल से नहीं पढ़ना आपको ऐसा भी देखना है दैट सच इनवर्ड सप्लाई शुड बी फ्रॉम जीटीए, पर क्योंकि ये जीटीए से नहीं है, एंड हेंस देयर विल नॉट बी एनी आरसीएम लायबिलिटी ऑन दिस। नाउ व्हाट हैपेंस कि जिसके ऊपर आरसीएम लायबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए थी, पर हमने आरसीएम लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। आई रिपीट, आरसीएम लायबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए थी और हमने उसका आरसीएम लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। सर हियर आई वुड लाइक यू ऑल टू रेफर सेक्शन 2 क्लॉज 62 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 63। सेक्शन की प्लेन रीडिंग से अगर आप देखेंगे, देन इन केस
any inward supply on which RCM was इतना 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 the payable, say for example any product, इस product के ऊपर say for example RCM की liability आपकी 5% थी और आपने RCM उसका 12% चुका दिया, 18% चुका दिया, whatever चुका दिया, तो क्या आपको ज्यादा चुकाए हुए का इनपुट मिलेगा? सर सेक्शन की प्लेन रीडिंग कहती है नहीं मिलेगा. बट इफ यू गो टू प्रीवियस रिजीम सर्विस टैक्स में, उसमें ऐसे कई सारे केसेस हैं दैट नहीं, genuinely the intention of the assessee was not like to get taxes and hence precautionary he has paid extra ITC, he has paid extra RCM liability and hence there should not be a case to disallowance of his ITC on account of pertaining of this reason. I am proceeding further. Services by RBI, IRDA, SEBI, FSSAI, GST and cord blood banks are now taxable. Services by hospitals charging room charges more than rupees 5,000 per day is taxable. But if charges are charged for ICU or CCU, critical care unit or ICCU, then no GST is applicable. Again, debatable है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री को भी पहली बार जीएसटी में लाया गया है. अब क्या इसके अंदर आपके पास मेडिकेशन भी इंक्लूडेड है या मेडिकेशन के चार्जेस अलग से इंक्लूड होंगे, ये वो, देयर आर एन नंबर ऑफ अदर इश्यूज एज वेल. ओके, treatment or disposal of common biomedical waste to clinical establishments are now taxable. This is again, to my understanding, not a welcome move. ठीक है, अल्टीमेटली हम ऐसा करके इसका डिस्पोजल या इसका ट्रीटमेंट कम ही करेंगे. ठीक है, ओके, कुछ जो और जो इश्यूज हैं वो जीडीए को लेकर जरा देखिए. स्कीम 1 5% आरसीएम विदाउट आईटीसी, स्कीम 2 12% फॉरवर्ड चार्ज विद आईटीसी एंड 5% फॉरवर्ड चार्ज विदाउट आईटीसी. तो स्कीम 2 के अंदर भी एक कैटेगरी आपके पास आ गई है, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी 5% विदाउट आईटीसी. अब जरा देखिए, क्या ऐसे कोई ट्रांसपोर्टर्स भी होंगे जो स्कीम 2 में 5% फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहेंगे? देखिए, स्कीम 2 में जो 5% फॉरवर्ड चार्ज विदाउट आईटीसी है ना, सिर्फ वही नया है, बाकी तो पुराने ही थे. राइट, तो क्या ऐसे कोई ट्रांसपोर्टर्स होंगे जो 5% फॉरवर्ड चार्ज विदाउट आईटीसी में जाना चाहेंगे? सर्विस टैक्स रिजीम में क्या होता था सर कि ट्रांसपोर्टर्स के पास भी नोटिस आते थे. वो नोटिस इस तरीके से थे कि ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर नोटिस आया कि हाँ, आप आईटीसी, आपके आप जीटीए तो हैं, लेकिन क्या आपकी सर्विसेज जो है वो सामने वाले आपने फैक्ट्री को दी है, कंपनी को दी है, पार्टनरशिप फर्म को दी है, वगैरह 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 वगैरह. तो सामने वाले ने आरसीएम लायबिलिटी पे ऑफ कर दी है, नहीं तो जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी. आई रिपीट, नहीं तो जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी, प्रोवाइडेड इन सब सर्विसेज का टोटल, इन सब मतलब जिसके ऊपर आरसीएम का पेमेंट नहीं हुआ है, सर्विस टैक्स की बात कर रहा हूं, उन सब का टोटल अगर 10 लाख से ऊपर है तो सर्विस टैक्स वैसे भी 10 लाख के ऊपर लगता था. तो उस केस में अगर 10 लाख से ऊपर था तो लायबिलिटी थी. तो कई सारे ट्रांसपोर्टर्स के पास अभी भी जीएसटी में भी नोटिस आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि सिर्फ सेंट्रल वाले अभी नोटिस भेज रहे हैं कि नहीं, ये तो बोरोड सेक्शन है एज इट इज सर्विस टैक्स and hence the liability still pertains on transporters. To my understanding, ये अमेंडमेंट लाने का कॉन्सेप्ट ये हो सकता है. अब आप कौन सी स्कीम में ऑप्ट करेंगे, ये आपको इस साल के बीच, मतलब कोई भी अगले साल में जाने के लिए आपको 15 मार्च से पहले पहले तक जुरिसडिक्शन ऑफिसर के पास ये डिक्लेरेशन आपको देना है. राइट, फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-20 जो रनिंग ईयर है, अगर आपको इसमें स्कीम 2 में रहना था तो आपको इसमें 16 अगस्त से पहले पहले, आई रिपीट 16 अगस्त 2022 से पहले पहले आपको इसमें ये अनेक्शर फिल करके दे देना चाहिए था डिपार्टमेंट में. कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं आया सर. ओरिजिनली व्हाट आई वाज परसीविंग कि शायद ये पोर्टल के ऊपर ही कोई एक फॉर्म आ जाएगा, उस पे टिक टिक करके वहीं पे अपन सबमिट कर देंगे एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज सफिशिएंट डिक्लेरेशन. प्रोबेबली नेक्स्ट 15 मार्च 2023 तक ऐसा कोई ऑनलाइन ही अपडेशन आ जाए. कुछ अपन इश्यूज की और बात करें. रेंटल प्रॉपर्टी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. एक इंपॉर्टेंट इशू फेक इनवॉइसिंग हम कर लेते हैं अभी डिस्कस, बस 2 मिनट का समय दें. होटल इंडस्ट्री ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. प्री पैकेज गुड्स, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर. प्री पैकेज गुड्स के अंदर इसमें आपको दूसरे एक्ट भी अगर अपन कंसिडर करें तो उसके हिसाब से कुछ ऐसी कहानी निकल कर आएगी
ऐसा कंसेप्ट निकल कर आएगा कि आप अगर 25 kg से ऊपर का या 25 लीटर से ऊपर के अगर आप प्री पैकेज पैकिंग में कर रहे हैं, then in that case there is no issue, otherwise GST would be levied. तो सरप्राइजिंगली बट ट्रू टू माय अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज गिविंग एन इम्पैक्ट ऑन पुअर, क्योंकि शायद वो लोग तो श्योरली 25 किलो से कम ही खरीदते ही होंगे, प्री पैकेज्ड की बात कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली हम इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़े, हॉस्पिटल इंडस्ट्री की अपन बात कर चुके हैं, एक टूर ऑपरेटर सर्विस की अपन और बात कर लेते हैं। ब्रॉडली अगर आप ऐसा देखें तो जरा देखिए, जो भी प्रोपोर्शनेट वैल्यू है आउटसाइड इंडिया की, मतलब टूर ऑपरेटर ये वो वाले टूर ऑपरेटर हैं जो पार्टली इंडिया परफॉर्म कर रहे हैं और पार्टली बाहर परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो मतलब जैसे कोई ट्रिप गया, सपोज यूएस का ट्रिप गया, तो आपको पहले राजस्थान से दिल्ली ले जाएंगे, फिर दिल्ली से आपको फ्लाइट से वहां ले जाएंगे, हो सकता है दिल्ली की रात आपको ठहराएं वगैरह वगैरह वगैरह। तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू फॉर आउटसाइड इंडिया वर्सेस 50% ऑफ कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन टोटल है, तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू फॉर आउटसाइड इंडिया वर्सेस 50% ऑफ कंसिडरेशन, व्हिचएवर इज लोअर वो एग्जेम्प्ट है सर। जो व्हिचएवर इज लोअर है अब वो उसको एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया है, ठीक है। मैं और आगे बढ़ता हूँ। ट्रान रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, हम सभी लोग जानते हैं कि ट्रान 1 और ट्रान 2 में अगर आपसे कोई भरना रह गया हो तो अभी 1 सितंबर 2022 से पोर्टल खुल जाएगा। 2 महीने तक ये पोर्टल ओपन है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। स्लाइटली इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी से ट्रान 1 ट्रान 2 भरने में कोई एरर हो गई हो, क्या वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं? प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स। क्या ट्रान 1 ट्रान 2 भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो? बिल्कुल ले सकते हैं सर, परफेक्टली ट्रू। मैं थोड़ा सा इसके और बियॉन्ड जाना चाहूंगा। देखिए ट्रान 1 ट्रान 2 ट्रान 3 भी था एक, तो किसी ने ट्रान 3 नहीं भरा हो, क्या वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है? क्या वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है? किसी ने ट्रान 3 नहीं भरा हो, प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स। कुछ है चैट बॉक्स में और भी क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी ने ट्रान 3 नहीं भरा हो, क्या वो इस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग का बेनिफिट ले सकता है? फाइन फाइन, बिल्कुल ठीक है। लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। ट्रान 3 भरना था कुछ लोगों को, ये तो आइडिया है ना आपको, मतलब ठीक है ओके फाइन। तो ट्रान 3 कुछ एसएससीज के लिए एप्लीकेबल था, ये बात भी ठीक है, वो बेसिकली डीलर्स वाले केसेस थे, है ना, उनके लिए आपके पास एप्लीकेबल था। फाइन, वो क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट सीटीडी के बेस पे ट्रान 3 उनको पढ़ना था। सर ट्रान 3 की डेट इस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग में स्पेसिफिकली नहीं बढ़ाई गई है, समझ रहे हैं। अब ट्रान 3 के लिए अगेन इसके लिए आपको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, ओके। और इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ तो चैट बॉक्स पे आ रखे हैं, एक मेरे को मिला है, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द टूर ऑपरेटर। आई थिंक इसको मैं एक एग्जांपल से ले लूं तो ज्यादा ठीक है। मैं एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेता हूं। सपोज कोई एक टूर ऑपरेटर है, ध्यान सुनिएगा, सपोज कोई एक टूर ऑपरेटर है और वो एक इस तरीके से टूर पे जा रहा है कि 3 दिन वो इंडिया में घुमाएगा, 2 दिन नेपाल में घुमाएगा, ठीक है। 3 दिन इंडिया में घुमा रहा है और 2 दिन वो नेपाल में घुमा रहा है। मैं वो सेम एग्जांपल ले रहा हूँ जो नोटिफिकेशन में आया, ठीक है। तो प्रपोर्शनेटली अगर अपन सोचें और वो 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, तो क्योंकि वो नेपाल में घुमा रहा है 2 ही दिन, तो आइडियली 40,000 रुपीज, मतलब 2/5 हो गया, तो 40,000 रुपीज या फिर 50% ऑफ कंसिडरेशन, विचएवर इज लोअर, वो एग्जेम्प्ट है। तो सर 40,000 रुपए की सर्विस एग्जेम्प्ट है, 60,000 रुपए की सर्विस पे टैक्स लग जाएगा, है ना। अब इस एग्जाम्पल को आप रिवर्स कर लें तो रेस्पेक्टिव आ जाएगा। सर आई थिंक ये तो कंफर्टेबल हो जाएगा टूर ऑपरेटर की बात। तो इफ आई गो बियॉन्ड, अगर कोई और क्वेश्चंस हो तो एक क्वेश्चन है विपिन गुप्ता जी का, इफ ट्रांसपोर्टर इज नॉट रजिस्टर्ड देन हाउ टू सेंड द इंटीमेशन। सर अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर आपको जीएसटी में कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है, इसका कुछ भी आपको कोई इंटीमेशन नहीं देना है।
if freight is directly paid to truck owner then RCM is applied or not? पंकज खंडेलवाल जी बोल रहे हैं सर देखिए अगर आप ट्रक ओनर को दे रहे हैं और वो इंडिविजुअल ट्रक ओनर है, अगर वो जीटीए नहीं है, जीटीए होगा या नहीं होगा ये कैसे डिसाइड होगा सर? ये ऐसे डिसाइड होगा इफ द पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर इज इशूइंग यू कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट के लिए आपको रूल 4B और सर्विस टैक्स रूल्स पे जाना पड़ेगा। तो अगर वो कंसाइनमेंट नोट है उस केस के अंदर वो जीटीए बनता है और उसी केस में आपकी जीटीए की आरसीएम की लायबिलिटी आती है, अदरवाइज नहीं। अगला क्वेश्चन है विपिन गुप्ता जी का, है होटल ऑप्शन टू गो फॉर कंपोजिशन फ्रॉम अगस्त और नेक्स्ट ईयर? आज भी है सर, वो तो ऑप्शन पहले भी था आपके पास, वो सेक्शन 10A का 10(2)A का ऑप्शन आप लेके जा सकते हैं। ऐसा सकता है, ठीक है, यस नो यस नो ओके। What about commercial property taken on rent by registered from unregistered? Commercial property taken on rent. I think we have discussed this कि commercial property अगर आपने ली है रेंट पर तो उसके अनरजिस्टर्ड से ली है तो उसके ऊपर आपको आरसीएम पे ऑफ करना है और उसका आईटीसी मिल जाएगा प्रोवाइडेड यू आर नॉट इनटू exempted goods and services। हाँ आरसीएम है इसके ऊपर। ओके सर, कैन वी क्लेम आरसीएम एज आईटीसी ऑफ इट इफ वी टेक फ्लैट फॉर एम्प्लॉइज? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रेंट पे डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, आरसीएम इज एप्लीकेबल? यस सर बिल्कुल एप्लीकेबल है। अभी नोटिफिकेशन की लैंग्वेज तो एप्लीकेबल है सर, ऑल्दो मिनिस्ट्री का एक वो ट्वीट आया था कि उस पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। टिल डेट नो नोटिफिकेशन इज इशूड। आशीष जी बोल रहे हैं सर रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड अदर देन रेजिडेंशियल आरसीएम एप्लीकेबल होगा? ये अपन कर चुके हैं पूरा। कंपोजिशन के लिए अपन बात कर चुके हैं, परमानेंटली गिवन टू डायरेक्टर अपन बात कर चुके हैं। ओके एक क्वेश्चन है सर, वन ऑफ द क्लाइंट इज अ ट्रांसपोर्टर एंड हैज नॉट टेकन एनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नाउ एंड ही हैज टोल्ड हिज ट्रक, he has sold his truck for rupees 9 lakhs and his WTV is rupees 3.5 lakhs. Will he have to take the registration and pay GST? सर इसमें क्या है कि देखना पड़ेगा कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। वो एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए आपको सेक्शन 2 क्लॉज 6 देखना पड़ेगा और अगर वो इस लिमिट में कवर होता है देन ही वुड बी रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन सर्टेनली। जहां तक आपकी बात है कि he has sold the truck for 9 lakhs and WTV is rupees 3.5 lakhs, so I believe ये जो WTV आप बोल रहे हैं ये पिछले साल के ऑडिटेड फिगर्स या नॉन ऑडिटेड फिगर, जो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो फिगर्स गए, कैसा भी केस हो सकता है, राइट? मतलब बेसिकली जो आपने इनकम टैक्स के हिसाब से WTV निकाला है ये वो है। इस साल अगर आप 6 महीने 8 महीने 9 महीने बाद अगर भेज भी रहे हैं ट्रक तो भी आपको प्रोपोर्शनल डिडक्शन इस साल का नहीं मिलेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ नोटिफिकेशन नंबर 8/2018 सेंट्रल टैक्स रेट के रिस्पेक्ट में। ओके, इन केस बोथ द स्कीम इज अडॉप्टेड आरसीएम एंड 12%, नहीं सर आपको एक ही स्कीम ऑप्ट करनी है। आप ये ट्रक वाइज भी ऑप्ट नहीं कर सकते, आप ये लोकेशन वाइज भी ऑप्ट नहीं कर सकते, आप ये मंथ वाइज भी ऑप्ट नहीं कर सकते, आप ये एरिया वाइज भी ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं? ये इस तरह की कई सारी कंडीशंस हैं। A composition dealer is receiving rent of rupees 2 lakhs. What can be done? सर अगर कंपोजिशन डीलर को अगर रेंट मिल भी रहा है तो भी कोई इशू नहीं है सर। सेक्शन 10 के अंदर आपके पास 5 लाख रुपए या 10% whichever is higher तक का एग्जेम्पशन उसको दे रखा है। Will the recording be available on YouTube? सर इसका आंसर तो मैनेजमेंट दे पाएगा, YouTube पे होगा या नहीं? So we will see that. ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिक्लेरेशन टू बी गिवन बाय ओल्ड गैस पर करंट अमेंडमेंट, ये वर्किंग आई थिंक क्वेश्चन इज नॉट वेरी क्लियर। यहाँ पर मैं इसमें बता रहा हूँ कि डिक्लेरेशन आपको देना है, कोई अंडर फॉरवर्ड चार्ज में एग्जिस्टिंग चल भी रहा है तो भी देना है सर। एग्जिस्टिंग 22 फाइनेंशियल ईयर के लिए भी 16 अगस्त लास्ट डेट थी। अगला क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द क्लाइंट इज अ ट्रांसपोर्टर एंड हैज टेकन जीएसटी रचना, ये हो गया सर क्वेश्चन। Freight is 1 crore rupees. In this case, freight is 1 crore rupees. सर डेफिनेटली उसके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाएगी। और अब वो जो डिफरेंस है WTV 3.5 lakhs और जो उसने ट्रक बेचा 9 lakhs का, उसके बीच का जो डिफरेंस है मतलब 5.5 lakhs का, उसके ऊपर देयर वुड बी जीएसटी एलिमेंट। आप नोटिफिकेशन नंबर 8/2018 सेंट्रल टैक्स रेट जरूर देखें, जनवरी 2018 में आया था। अमित जी कोई और क्वेश्चंस हो? Anyone having any other question, please? प्लीज शेयर वर्डिंग फॉर डिस्क्लेमर। यस सर, मैं आपको बिल्कुल ये शेयर कर दूंगा, मैं आपको बिल्कुल सर, शेयर कर दूंगा। अनम्यूट करके बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल प्लीज बिल्कुल प्लीज बिल्कुल। हाँ। अंकित जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि
मैंने सर्विस दे रहा हूँ 2 इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट जीटीए की। यस हेलो, हाँ सर हाँ one industry is demanding RCM and one industry is demanding invoice from my side. Can I do this? नहीं सर, ऐसी पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है सर। आपको कोई भी एक ही स्कीम ऑप्ट करनी है। ओके, आप या तो मैं forward में जा इनवॉइसिंग ही सकते हैं करूं। सर। हाँ, या तो मतलब आप फॉरवर्ड में जाएं या फिर आप आरसीएम में जाएं। सर फॉरवर्ड के अंदर भी या तो आप 5% में जाएं या फिर 12% में जाएं। ओके, आपके पास थैंक यू। ऑप्शन और है अनदर सर क्वेश्चन, दोनों। जी 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 अनदर क्वेश्चन सर, इसमें एक पैकेजिंग एंड लेबलिंग वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, पैकेजिंग जी एंड जी जी लेबलिंग जो है। हाँ, प्री मेरे पैकेज एंड क्लाइंट है लेबल। जो हाँ कि मेरे क्लाइंट है जो पैकेजिंग कर रहा है 5 kg का ओनली, जिसमें वो कोई भी लेबलिंग नहीं कर रहा है और वो पैक्ड करके उस मटेरियल को सेल कर रहा है। तो इज इट जीएसटी एप्लीकेबल ऑन दीज आइटम? सर नाम तो लिख ही रहा होगा वो खुद का। नहीं, नाम भी नहीं लिख रहा सर, ओनली प्लेन सीसी है जिसपे ओनली फिर 5 kg लिख के सेल कर रहा है। सर माय अंडरस्टैंडिंग फिर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि प्रोडक्ट ही ऐसा है। से फॉर एग्जांपल वो कोई दाल लेने आया है, कोई चावल लेने आया है, तो आप उसको थैली में जी पैक तो जी करके सर, दोगे जी ना, सर, हाथ में तो लेके जाएगा नहीं। मैं मतलब आपका क्वेश्चन इस तरीके से एग्री रिफ्रेम कर पैक रहा हूँ, करेगा राइट? सर। हाँ 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 जी, है ना। तो इन तो दैट उस केस केस जीएसटी विल GST will not be applicable sir to my understanding, although there are some different opinions of different experts as well कि नहीं इस पे भी GST एप्लीकेबल होगा। वो शायद थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव सोच रहे हैं सर। टू माय अंडरस्टैंडिंग उस पे GST नहीं एप्लीकेबल होगा सर। ओके, थैंक यू। जी जी आशीष जी आल्सो इज देयर। आशीष जी, आशीष अग्रवाल जी। हेलो हाँ हाँ अमित जी, आशीष जी और हैं इधर। हाँ आशीष जी बोलिए ना। एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं सर, फिर सेशन को कंक्लूड करते हैं। एक पॉइंट ये रह गया था फेक इनवॉइसिंग का। 2-3 मिनट का ही, ऐसे कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फेक इनवॉइसिंग के लिए कि सर्कुलर आया सर, सर्कुलर नंबर 171। क्या बोला इसमें आप जरा थोड़ा सा एक बार देखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है डिफॉल्टिंग पर्सन कौन है। डिफॉल्टिंग पर्सन सप्लायर है या रिसिपिएंट है ना। तो इश्यू ऑफ इनवॉइस विदाउट एनी सप्लाई, हम बात कर रहे हैं फेक इनवॉइस की। तो आपने गुड्स बेच दिए, आपने गुड्स बेच दिए, मतलब केवल बिल की ट्रेडिंग करी। इश्यू ऑफ इनवॉइस विदाउट एनी सप्लाई, ये कंसेप्ट है। सप्लायर के ऊपर सेक्शन 122 अप्लाई होगा, सेक्शन 74 अप्लाई नहीं होगा। आई रिपीट, सप्लायर के ऊपर सेक्शन 122 अप्लाई होगा, सेक्शन 74 अप्लाई नहीं होगा। एंड बिलीव मी, जितने भी नोटिस आ रहे हैं 70-80% नोटिस में सेक्शन 74 भी अप्लाई हो रहा है शोकॉज नोटिस में, एंड हेंस वो शोकॉज नोटिस शुरू से ही इनवैलिड है। Proceeding to be initiated penalty proceedings for supply of any goods or services or both without issue of any invoice or issues incorrect or false invoice। मतलब केस तो 122 में यही बनाएंगे। रिसिपिएंट के लिए हमें नीचे देखना है। रिसिपिएंट देखिए, अवेल्स आईटीसी एंड मेक एक्चुअल सप्लाई फर्दर। और दूसरा केस है रिसिपिएंट अवेल्स आईटीसी एंड फर्दर इश्यूज इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई। मतलब वो रिसिपिएंट तो है ही और उसने दोबारा भी सप्लाई में गलती करी। पहले तो अपन यही देखें कि उसने तो एक्चुअल सप्लाई करी, फर्जी इनवॉइसिंग कर ली, मतलब फर्जी बिल ले ली, लेकिन एक्चुअल तो माल बेचा। उसके ऊपर सेक्शन 74 और सेक्शन 50 आएगा, सेक्शन 122 नहीं आएगा। रिसिपिएंट कोई ऐसा जिसने आईटीसी लिया, कोई ऐसा रिसिपिएंट जिसने आईटीसी लिया, राइट, उस केस के अंदर और उसने एक्चुअल सप्लाई करी, उस केस में सेक्शन 74 का नोटिस आएगा, सेक्शन 50 ब्याज का नोटिस आएगा, डिमांड प्रोसीडिंग्स आएंगी, वो सब ठीक है। लेकिन सेक्शन 122 उस रिसिपिएंट में नहीं आएगा। बट इफ देयर इज अनदर रिसिपिएंट जिसने आईटीसी तो अवेल करा ही था एंड फर्दर इश्यूज इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई, मतलब अब वो फर्स्ट वाली कैटेगरी में भी कवर हो गया, वो ऐसा सप्लायर भी कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हैं, वो ऐसा सप्लायर भी कन्वर्ट हो गया, तो उस पर सेक्शन 122 डिटेल में अप्लाई हो जाएगा। ये भी मैं शेयर कर दूंगा, तो शायद इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सर can we hold the session here sir? हेलो आशीष जी। हेलो, हाँ सर। सर आशीष अग्रवाल सर, Yes, sir. आपने अभी
सर आशीष, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है आशीष जी, आप कंटिन्यू करो। सर आपने अभी कहा था कि अदर देन द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और रजिस्टर्ड टू रजिस्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो सर इसमें लायबिलिटी आरसीएम की आएगी या सप्लायर इनवॉइस रेज करेगा? सर अगर रजिस्टर्ड असेसी है, और रिसिपिएंट रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी आरसीएम लायबिलिटी ही आएगी सर। तो सर रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड में इनवॉइस पेज नहीं कर सकता वो सामने वाले को नहीं रेंट का? सर, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड भी है, अदर देन रेसिडेंस भी है, तो भी सर आरसीएम की ही लायबिलिटी आएगी। वो रेंट का इनवॉइस, टैक्सेबल इनवॉइस रेज नहीं करेगा सर, नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये 5th नंबर देखिए सर, 5th नंबर। ये सब पहले से एप्लीकेबल है या अभी नहीं एप्लीकेबल हुआ? नहीं, ये अभी सर 18 जुलाई से हुआ है सर। 18 जुलाई से एप्लीकेबल। हाँ 18 जुलाई से हुआ सर। तो सर अभी तक हम जिनमें इनवॉइस रेज कर रहे थे तो अब वो बिल्कुल वापस परफेक्ट था सर, वो परफेक्ट था। वो परफेक्ट था, अब बंद कर दें? हाँ हाँ अब बंद हुआ है सर, ठीक है, थैंक यू सर। है ना। चलिए Okay, I request the Bharatpur secretary, branch secretary, for the vote of thanks, please. थैंक यू अमित जी। मैनी मैनी थैंक्स अंकित जी। आपका सेशन इतना इंटरेस्टिंग लगा कि इवन आपकी जो स्लाइड्स थी वो तो एवरी मोमेंट्स मैंने तो उनका स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव किया है। बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, बहुत अच्छे से आपने समझाया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी मेंबर्सों की तरफ से भी आपको कि इतने कम समय में इतना अच्छा आपने समझाया। तो मैनी मैनी थैंक्स अंकित जी। अगेन हम आपसे प्रेजेंटेशन भी आपके शेयर कर दूंगा सर, प्रेजेंटेशन भी शेयर कर श्योर सर, श्योर। हाँ अमित जी, Thank you so much. Thank you so much, all the members and the Ankit sir. मतलब आपका जो सेशंस होता है हमेशा वेरी इंटरेस्टिंग रहता है और जो समझाने का तरीका है ना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट, आई फाउंड दैट। तो आगे भी आपको बुलाएंगे 100% है, और फिजिकल सेमिनार करेंगे सर आपको बुला के। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके।